गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कैसे हैं सारे के सारे अर्जुनास? क्या हालचाल? कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। हाँ, किडनैप होते होते बच गया हूं मैं। लोग मतलब कितने पॉजिटिव लोग हैं यहाँ पर। हाँ, मंडे को आते हैं एकदम फ्रेश स्टार्ट। भैया बहुत सारे लोग इस चैप्टर में बैकलॉग लेके नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का कुछ बैकलॉग है प्लीज बेटा रिवीजन करो। कल हमने टेस्ट दिया है शायद, नहीं तुमने तो लास्ट वीक दिया था ना। कल लक्ष्य और यकीन वालों का था। चलो तुम्हारा टेस्ट अभी अगले संडे को, अगले मतलब संडे को है। तो भैया कोशिश आज अच्छे चैप्टर को जितना हमने पढ़ा है याद करो। ये चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है यार। मोल कॉन्सेप्ट कैलकुलेशंस बहुत सारी थी, लेकिन इस चैप्टर में शुरुआत में थोड़ा थ्योरी था, थोड़ा सत्संग था, थोड़ा हाँ मुझे भी ये पता चला कि भाई साहब इतना लिखवाया गया सर, बहुत बुरा लगा। सर ने नोट्स हाँ मतलब एनसीईआरटी ये चीजें वो चीजें बेटा जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है ना, मान लो मैं थ्योरी लिखूंगा तो मैं बुक इस लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आप स्कूल का एग्जाम देने जाओगे, चाहे नीट का एग्जाम देने जाओगे, वहां पर आपको बुक की लैंग्वेज आती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम समझाते हैं तो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं कि हाँ ये चीज समझ में आ जाए, ये चीज समझ में आ जाए। बट रियल लाइफ में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो बुक इस लैंग्वेज में पूछा जाता है। इसीलिए मेरा काम ये होता है कि जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो उसकी बुक इस लैंग्वेज आपको बताई जाए, उसको मैं इजिली एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारा मोटो होता है। बट हाँ ठीक है, किसी को लग सकता है कि थ्योरी बहुत हो गई है तो टेंशन मत लो, आज से थ्योरी भी खत्म हो जाएगी, आज से थ्योरी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। हाँ, बुक इस लैंग्वेज थोड़ा सा इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम हॉल में वही लैंग्वेज आएगी। एग्जाम हॉल में थोड़ी ना आएगा कि यार हाँ कि भैया मोल नायर क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने मजे मजे में पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। चलो अब देखो हम लोगों के पास क्या है। तो सर अपने पास हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में शुरू किया था। आइए कहानी को जानते हैं और जानते हैं क्या क्या हुआ है। हमारे पास कहानी अब तक क्या हुई है सर? अगर रिकैप करें हम अपने पूरे के पूरे चैप्टर को तो याद करो हमने कहानी स्टार्ट कहां से की थी। बहुत बेसिक सी चीज है बेटा। हर एक मंडे को जब हम मिलते हैं तो बहुत सारे लोग नए नए आ जाते हैं। भैया उनसे रिक्वेस्ट है बेटा, अभी ये नाव जो है चल चुकी है। अगर आप अभी बैच लेके आए हो प्लीज आप अर्जुना 2.0 से फ्रेश स्टार्ट करो। अगर आप गलती से मतलब ये नहीं बोलूंगा कि आप कैलिबर या आपके ऊपर डाउट है, नहीं नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है, ये पूरा का पूरा जो बैच है वो 2 महीने हमारे हो चुके हैं। हमारी 2 मंथ एनिवर्सरी हो चुकी है यहाँ पर बेटा। ठीक है, हाँ 2 मंथ्स एनिवर्सरी आने वाली है, होने वाली है। 2 मंथ्स हमारा रिलेशनशिप हो चुका है हमारे और इनके बीच में। तो जो लोग नए आते हैं, नए लोग जो इस रिलेशनशिप में आएंगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में कुछ हमारी बातें हैं। अब पता चला हमने मजाक में किसी का मजाक उड़ाया, वो बुरा मान जाए कि ऐसे कैसे। हम बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, ये बात हम बोलते हैं, पता चला जाके बोले अब यार सच में बहुत हार्ड पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी ऐसे नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अर्जुना 2.0 के साथ चलिए। इवन यहां पर भी किसी बच्चे को लगता हो कि मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, नहीं संभल रहा है, तो भी आप अर्जुना 2.0 में जा सकते हैं। प्लीज वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो थ्योरी की बात कर रहे हैं और क्या यार, यहां पर थोड़ा सा हाँ कुछ लोग जो भी नए स्टूडेंट्स आए उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि यार होता क्या ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नए आते हैं और वो फिर दिक्कत में आते हैं। अरे सर हमें तो भाई अब उसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी नहीं पता, तो वो क्या मतलब दिक्कत आएगी ना, इसलिए आपको एक सेशन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। रिकैप कर रहे हैं आज हम लोग, क्या बात कर रहे हैं रिकैप में। तो भैया कहानी शुरू हुई थी, सबसे पहले सत्संग चालू किया था हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें मैंने आपको बताया था, याद करो गाइस, हाँ याद करो, हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा थ्योरी किसके अंदर आई थी? सबसे ज्यादा थ्योरी किसके अंदर आई थी सर? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करने में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन चचा ने करी तो थी, लेकिन थॉमसन चचा को भी कौन से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था बेटा। देख लो आज फटाफट अपने पास ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। यहां पर ध्यान सुनना, ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जिसके अंदर हमने कंडीशन लगाई थी कि सर बहुत लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, एकदम प्रेशर होता ही नहीं है
और हाई वोल्टेज दे देते हैं, लो प्रेशर और हाई वोल्टेज देते हैं, उसी टाइम पर हमारा क्या स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी। हमारी लाइफ में कैथोड रे आया था, गैसेज आयनाइज करी थी। कैथोड रे जो होती है बेटा, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स मिले थे सर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मिले थे, जिसका नाम नेगाट्रॉन्स था सर। बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया था, इलेक्ट्रॉन्स रख दिया गया था, जिसके बारे में थॉमसन ने E/m रेशियो बता दिया था। थॉमसन ने इसका E/m रेशियो बता दिया था सर, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, ऐसा E/m रेशियो थॉमसन ने बता दिया था। थॉमसन चचा इतना ही एक्सपेरिमेंट कर पाए, उन्होंने डेविएशन भी बता दिया था कि डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है बेटा, डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे जो होता है सर, ये किसके होता है सर, डेविएशन ऑफ कैथोड रे चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ऐसी बात उन्होंने थॉमसन ने बोली और थॉमसन चचा चले गए। हमने बोला ठीक है, चलो दुआओं में याद रखना। थॉमसन चचा गए, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने बताया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया किसने, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसमें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, पता चला कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, माइनस में ले लेंगे, और दुनिया का जितना भी चार्ज होता है बेटा, इसी का मल्टीपल होता है, प्लस मल्टीपल होगा या माइनस मल्टीपल होगा। तो मिलिकन भाई साहब ने अपने पास एक्सपेरिमेंट करा और इन्होंने निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी बस इतनी थी। इलेक्ट्रॉन के जाते ही हमें क्या मिला सर, इलेक्ट्रॉन के जाते ही हमें क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। इलेक्ट्रॉन के जाते ही हमें क्या मिल गया, प्रोटॉन मिल गया। प्रोटॉन क्या कहना चाहता है, प्रोटॉन क्या कहना चाहता था, याद करो प्रोटॉन किसने सर, प्रोटॉन में क्या हुआ था सर, यहां पर एनोड रे डिस्कवर हुआ था। एनोड रे डिस्कवर हुआ था कि कोई भी गैस आयनाइज करेगी सर, ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा ज्यादा नहीं, आज केबीडी नहीं, आज आपके पास थ्योरी थोड़ा रिवाइज करते हैं, क्योंकि चैप्टर आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। केबीडी कल कर लेंगे, लेकिन पहले ये रिवाइज कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देख लो, प्रोटॉन की बात करें, एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, एनोड रे बना, ये H+ होता है, ये कैथोड रे बनाता है, ये एनोड रे बनाता है। यहां पर E/m रेशियो जो होता है सर, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। यहां पर कैथोड रे में नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। यहां पर E/m रेशियो डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन सा है, नेचर ऑफ गैस कैसा है सर, गैस कैसा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है, ये देख लो सर, एनोड रे की बात कर रहा हूं, E/m रेशियो, एनोड रे का E/m रेशियो इस पे डिपेंड करता है। तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल हमने क्या निकाला था सर, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसने करी सर, जेम्स चैडविक ने करी। जेम्स चैडविक भैया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत लेट करे, क्यों, क्योंकि भैया इनको न्यूट्रॉन के लिए हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर दिया। अल्फा पार्टिकल किस पे गिरा दिया, बेरिलियम के ऊपर गिराया, यहां से हमें न्यूट्रॉन मिलता है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमें कैसे मिली, केमिकल रिएक्शन से नहीं, हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मिली न्यूक्लियर रिएक्शन करने के बाद। हमारे पास ये तीनों पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। याद आ रहा है, ये पिछली क्लास में हमने ये सब किया हुआ था। तो भैया ये देख लो, पहले हमने सर, पहले और दूसरे दिन हमने यही सब किया था कि सर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये पहले 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी करी, पहले 3 पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, और उसके बाद हम लोग कहां आ गए, हम लोग कहां आ गए सर, E/m रेशियो। अल्फा पार्टिकल का देखेंगे, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं सर, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। सर E/m रेशियो देखेंगे, E/m रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल का, फिर न्यूट्रॉन का। इवन E/m रेशियो अल्फा पार्टिकल का निकालेंगे तो सर वह हाफ होता है E/m रेशियो प्रोटॉन के, प्रोटॉन के E/m रेशियो का हाफ होता है। ये प्रोटॉन के E/m रेशियो का हाफ हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है, अल्फा पार्टिकल याद आ रहा है। फिर जैसे ही डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ, फिर हम कहां चले गए, फिर हम लोग कहां चले गए सर, हम चले गए एटॉमिक मॉडल्स पे। एटॉमिक मॉडल्स की बात करने लगे। आइए एटॉमिक मॉडल्स की बात करते हैं। हाँ, एटॉमिक मॉडल्स की बात करें, सबसे पहला मॉडल कौन मिला था
सबसे पहला मॉडल कौन मिला था? याद करो, सबसे पहला मॉडल मिला था हमें, हमारी जिंदगी में सबसे पहले कौन से चचा आए थे? थॉमसन मॉडल मिले थे। थॉमसन मॉडल ने क्या बोला सर? इनकी अच्छी बात क्या थी कि सर इन्होंने बोला रेडियस ऑफ एटम जो होता है सर, रेडियस ऑफ एटम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर, या फिर इसी को 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। रेडियस ऑफ एटम क्या बोला जाता है? 10 की पावर -10 मीटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। थॉमसन मॉडल में एटम का रेडियस बताया गया। थॉमसन मॉडल की अच्छी बात क्या बताई गई कि सर एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। एटम जो होता है वो स्फेरिकल होता है। सर थॉमसन मॉडल ने एटम को क्या बताया कि सर एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बातें आज भी सही हैं, बस गलत क्या बता दिया कि सर ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे ही फ्री में बैठे रहते, कहीं भी इलेक्ट्रॉन लगा दो, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं इंबेडेड होते। ठीक है, न्यूट्रलिटी की बात करी थी, थॉमसन चचा है। थॉमसन चचा ने जैसे ही कैथोड रे बनाया, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके बोल दिया कि भैया ये मेरा मॉडल होगा। थॉमसन मॉडल के जस्ट बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल नहीं आया। सर पहले क्या आया? सबसे पहले आया कैथोड रे की बात। कैथोड रे अगर किसी हेवी मेटल से टकराएगा, कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराता है, अगर कैथोड रे किसी हेवी मेटल से टकराता है तो ये क्या एमिट करता है बेटा? ये क्या एमिट करता है? कौन सी रेडिएशन एमिट करता है? याद करो, ये कौन सी रेडिएशन एमिट करता है? याद है सर, डॉक्टर बनने का सबसे पहला जो सपना होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को इसको देख के भी आता है। किसने बोला था? रोएंटजन ने। किसने बोला था? रोएंटजन ने। एक्सरे डिस्कवर कर दिया रोएंटजन ने, और इसी को मोजले एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला? मोजले ने क्या बोला कि सर जो ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज इक्वल्स टू सर A(Z-B)। ये किसने बोल दिया? मोजले ने बोल दिया। मोजले ने क्या बोला? फ्रीक्वेंसी जो होता है A√A, सर अंडर फ्रीक्वेंसी इज A(Z-B)। सर कैथोड रे। थॉमसन के जस्ट बाद कौन आया? सर एक्सरे आया, रोएंटजन आया, मोजले आया, उसने ये सारी बातें करी। फिर हम लोगों से पूछा गया कि सर एक काम करते हैं, थॉमसन के बाद भैया, थॉमसन के बाद कौन सी चीज आ गई? सर अभी आपके पास वो नहीं आया, ध्यान सुनिएगा, अभी आपको सर डायरेक्ट मॉडल नहीं आया। सर थॉमसन मॉडल के जस्ट बाद रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, सर रदरफोर्ड नहीं आया। थॉमसन के जस्ट बाद रदरफोर्ड नहीं आया, कौन आया? रेडियो एक्टिविटी आया। एक्सरे आया, फिर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा रेज आए, अल्फा रेज आए, सर रेडियो एक्टिविटी में बीटा रेज आए, सर बीटा रेज आए, और रेडियो एक्टिविटी में गामा रेज आए। सर याद करिएगा, अल्फा बीटा गामा। सर अल्फा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वाला पार्टिकल होता है, चार्ज होता है, मास 0 होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। गामा रेज भैया इसका कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं? सर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसको कोई फर्क ना पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसको बोलते हैं? सर ये ईएम वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रेडियो एक्टिविटी होती है। सर अबे नोट क्यों करना है भाई? नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है। हर एक जगह हर एक चीज ये ऑलरेडी हमने कर रखा है भाई, रिवाइज करा रहा हो कि बहुत, हाँ ठीक है भाई आगे जा चुके, थोड़ा पीछे का रिवाइज कर लेते। नोट क्यों करना है? सर नोट मत करो, ध्यान से देखना, नोट मत करना भाई, ये सब चीजें देख ले। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ गामा रेज, बीटा रेज, अल्फा रेज, ये सब क्या होती हैं ये देख लो। कैथोड रे है, हेवी मेटल से एक्सरे बन रहा है, अंडर फ्रीक्वेंसी जेड बन रहा है, ये सब चीजें अल्फा बीटा गामा हो गया। उसके बाद कौन आया? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कैथोड रे, एनोड रे, अल्फा बीटा नहीं होते, गामा रे सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। सर ये देखोगे सर, यहां भी E/M रेशियो देखा जाए तो E/M रेशियो सबसे ज्यादा किसका था? बीटा का था, फिर अल्फा का था, फिर गामा का था। बीटा अल्फा गामा होता था। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा अल्फा का, सॉरी गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। फिर अगर बात करें सर अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे देखें तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था? बीटा रेज का था। तो ये सारी कहानी हुई। फिर कौन आया हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में रदरफोर्ड आया। उसके बाद थॉमसन, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे के बाद कौन आया? सर दूसरा मॉडल आया, दैट इज नोन एज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या बोला कि सर हम ऐसे बात नहीं करेंगे, थॉमसन चचा वाली बात नहीं करेंगे। हाँ रदरफोर्ड ने बहुत प्यार से बोला, बहुत प्यार से। रदरफोर्ड ने पता है क्या बोला? रदरफोर्ड ने पता है क्या बोलना शुरू किया कि सर, रदरफोर्ड ने क्या बोलना शुरू किया? ध्यान सुनना, रदरफोर्ड क्या बोलता है कि सर
हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे। उसने कुछ कुछ बेसिक बातें बोली, बोला अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने बोला मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और मैं ये बताऊंगा। सर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बताया कि सर एक वर्ड होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जो बहुत छोटा होता है, जिसका नाम उसने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। जिसका नाम उसने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। सर एक गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट करा, जिसका नाम उसने क्या रख दिया, न्यूक्लियस रख दिया। और न्यूक्लियस के ऊपर देखोगे तो उसने बोला कि सर ये पॉजिटिव चार्ज कोई बॉडी है, सर क्या होता है? लोगों ने बोला सर ये सोलर मॉडल की तरह होगा। न्यूक्लियस जो होता है वो फिक्स रहता है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है बेटा, Ze। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ई क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमता रहता है। यह बात किसने बोली, रदरफोर्ड ने। लोगों ने बोला कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो सर ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सर ये अंदर चले जाना चाहिए था, अट्रैक्ट कर लेगा। सर ये अंदर जाना चाहिए था, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये देख सर ये इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा, तो रदरफोर्ड ने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हमने यहां पर फॉर्मूला पढ़ा कि ZE और E डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। ये हमारा रदरफोर्ड था। इसने बोला कि ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। रदरफोर्ड ने जैसे ही अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड चचा अभी सोच रहे थे कि यार मैं कुछ बताऊं, मैं अभी बात करूं, मैं महान बन जाऊं। हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने एकदम मतलब अभी बात कर ही रहे थे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिया कि सर ये 10 की पावर -15 मीटर में होता है। सर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है सर बहुत छोटा होता है, 10 की पावर 5 टाइम्स, सॉरी 10 की पावर, इसको 10 की पावर 5 टाइम्स करेंगे तो रेडियस ऑफ एटम आएगा। सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे बहुत छोटा होता है, इसको 10 की पावर 15 टाइम्स करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम आएगा। तो ये सब बातें अभी बता ही रहे थे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी एटम की बात की जाए, किसी भी एटम की, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मास नंबर के, उसके मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है। मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है, मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो वो किसके डिपेंड करेगा, R0 मास नंबर, इसकी क्यूब रूट की बात करेगा। मास नंबर और क्यूब रूट की बात करेगा, मास नंबर और क्यूब रूट की बात करेगा। तो ये देख लेना, ये मास नंबर और क्यूब रूट की बात करेगा। सर अभी बेचारा रदरफोर्ड बेचारा अभी सोच रहा है कि मैं महान बनने वाला हूं, दुनिया मेरे सलाम करेगी, सब कुछ अभी शानदार होने वाला है। तब तक उसकी जिंदगी में क्या होता है, उसकी जिंदगी में आता है भैया मैक्सवेल। और ये क्या बोलता है कि ये भाई अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव करेगा, एक्सेलरेशन के अंदर मूव करता है, चार्ज पार्टिकल कोई अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन मूव करता है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन क्या एमिट करेगा, सर एमिट्स रेडिएशंस। क्या एमिट करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, एमिट्स रेडिएशन, रेडिएशन एमिट करता है। और चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, लूजेस एनर्जी। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा, चार्ज पार्टिकल लूजेस एनर्जी। सर इस केस में न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अकॉर्डिंग टू रदर मैक्सवेल, सर ये क्या हो जाएगा, विद इन 10 की पावर -8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड्स में कहां चला जाएगा, सर न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। मतलब मैक्सवेल ने क्या बोल दिया, मैक्सवेल ने बोल दिया कि भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, एटम कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर रदरफोर्ड चचा की बात करे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लोगों ने मैक्सवेल से पूछा तुम ही बता दो कौन है, बोला नहीं हम नहीं बताएंगे, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना। रदरफोर्ड चला गया, मैक्सवेल भी चला गया, अब हम लोग बैठ गए अकेले। हमने बोला यार ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये भी बर्बाद कर दिया इसने। और भी लोगों ने और भी क्वेश्चन पूछ दिए इसके ऊपर, बोला हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताओ, सर कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताओ, ये सब बात पूछने लगे। रदरफोर्ड बोला भैया माफ करना, चलते हैं, हाँ चलते हैं, आगे निकलते हैं, आगे चला गया। रदरफोर्ड के जाने के बाद आज हमारा तीसरा मॉडल आएगा, लेकिन उससे पहले उसके बीच में कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ बात बोली। क्या बोलना शुरू किया,
क्या बोलना शुरू किया? एक आए सबसे पहले जिन्होंने बात बोलना शुरू किया, उनका नाम था प्लैंक भाई साहब। इन्होंने अपनी थ्योरी दी, बोला कि सर सुनिए ना, दुनिया में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई भी रेडिएशन है, किसी भी टाइप की रेडिएशन है, तो उसके अंदर एनर्जी होगी, और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी जो होती है बेटा किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। एनर्जी जो होगी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा। एच क्या है? तो मेरे नाम पे रख दो, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। हाँ, मेरे नाम पे कांस्टेंट रख दो, जिंदगी भर याद रखूंगा मैं तुम्हें। प्लैंक चचा बोल के ये चले गए। उन्होंने बोला सर ये देखिए 10 की पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनका वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। जितने भी होती हैं ये सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। मतलब जो वेलोसिटी होगी c इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा। सर यहां से न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लेमडा लिख सकते हैं, या फिर लेमडा इज इक्वल्स टू c बाई न्यू लिख सकते हैं। ये बातें हमने पढ़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। अब इसी पे हमने क्या बोला? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लैंक्स ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, बोला कोई भी रेडिएशन बेटा ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है। ये कैसा होता है? छोटे छोटे ब्रैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अरे जूल सेकंड, हाँ जूल सेकंड, ये देख जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो ऑब्वियस है ये E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा लिख दिया गया था बेटा, इसी को एच सी न्यू बार लिख दिया गया था। तो बेटा देख लो, अब फॉर्मूला अपने पास। जिन लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट नहीं बनाई है प्लीज फॉर्मूला लिस्ट बनाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप घर पे जब रिवाइज कर रहे बनाइए। ये कितने लोगों के लिए था? फॉर n फोटॉन्स था। सर एक फोटोन के लिए था, एक फोटोन के लिए था। मैंने आपको बोला कि भैया अगर n फोटॉन्स आ जाएं तो हम क्या चेंज करेंगे? सर फॉर्मूले में क्या चेंज करेंगे? NHC बाई लेमडा या NHC न्यू बार, NHC न्यू बार फॉर n फोटॉन्स, n फोटॉन्स। ठीक है, n फोटॉन्स के लिए बात करें तो ऐसा हो जाएगा E इज इक्वल्स टू NH न्यू या NHC बाई लेमडा या NHC न्यू बार, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये बात n फोटॉन्स के लिए बोला गया। इवन हमने ये भी देखा कि कहीं कोई बंदा सर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करे या लेमडा 1 एब्जॉर्ब करे, अगर ये लेमडा 2 या फ्रीक्वेंसी 2 अगर एमिट करता है, सर इधर लेमडा 3 एमिट करता है, सर यहां पर कोई रिलेशन लगा सकते हैं? एकदम हमारा फ्रीक्वेंसी का रिलेशन सिंपल एडिटिव आ गया था सर, फ्रीक्वेंसी का सिंपल एडिटिव आ गया था। लेकिन इसके केस में हमने 1 बाई लेमडा 1, 1 बाई लेमडा 2, 1 बाई लेमडा 3 कर दिया था। ये ऐसा कुछ बना दिया था हमने। ये सारे फॉर्मूलाज बेटा इसलिए क्योंकि आज से एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी। आज से अलग कहानी शुरू होगी तो प्लीज ध्यान सुनिएगा। सारे फॉर्मूलाज बेटा ये छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड करते चले जाते हैं हम लोग। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये होती है, एनर्जी इज एच न्यू के प्रोपोर्शनल, एच सी बाई लेमडा, एच सी न्यू बार, एन एच न्यू, एन एच सी बाई लेमडा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखना, मैं तुमसे बोल रहा हूं एनर्जी ये हो गया। अब मैं तुमसे बोलूं कि सर एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अब देखना सर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, यहां पर एनर्जी और लेमडा का ग्राफ बनाओ, एनर्जी और लेमडा का ग्राफ बनाओ तो इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, एनर्जी लेमडा का इनवर्स का रिलेशन बन जाएगा। ये छोटी बातें करके हम आगे निकले, हमें पता चला कि भाई साहब इसके ऊपर एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सप्लेन हो सकता है। तो ध्यान सुनना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आ गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिएगा भैया, चैप्टर जहां चला है वहीं तक पहुंचेगा, रुक जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है? सर किसी भी मेटालिक सरफेस पे जाते हैं, मेटालिक सरफेस पे जाएंगे तो मेटालिक सरफेस पे एक कहानी होती है जिसकी कहानी ऐसे बोली जाती है कि सर कोई रेडिएशन आएगी, अगर फोटोन आएगा, अगर फोटोन आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी या लेमडा दी हुई है, फ्रीक्वेंसी या लेमडा दी हुई है, तो इसका दो काम होता है। यहां पर इसका वर्क फंक्शन बोल देते हैं, यहां पर इसका वर्क फंक्शन बोल देते हैं। सर यहां से ये क्या एमिट कर देगा? एनर्जी एमिट कर देगा। यहां से ये क्या दे
देगा, एनर्जी एमिट कर देगा। आज से सर ये देख लो, इसको क्या बोलेंगे, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते। ये कौन से एमिट हो जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं सर, ये देखना अपने पास सर, यहां पर E इज इक्वल्स टू ई नॉट या फिर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसने बताया था सर, ये हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट करा था, ये आइंस्टाइन ने बताया था। इसको लिखने का तरीका ऐसा था, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा, एच न्यू नॉट, या सर इसी को लिखने का तरीका एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा कब कब ऑब्जर्व होता है बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर नोट्स आपने लिख रखे हैं भैया साथ साथ में देखते रहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ, किसके केस में ऑब्जर्व होगा सर, जब क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, या फिर क्या बोल दूं सर, आने वाली फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो, या फिर सर वेवलेंथ जो हो सर वो कम हो लेमडा नॉट से, या फिर जो एनर्जी आ रही है सर वो किससे ज्यादा हो, ई नॉट से ज्यादा हो। ऐसा करके बता सकते हैं, हाँ ये बता सकते हो सर। ये चारों के चारों केस लेके आए थे। फिर हमने ग्राफ भी बनाया था कि सर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। सर हमने बोला था सर यहां पर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होगा, इसके बाद जाएगा सर ये हमारा स्लोप कितना होगा, एच का स्लोप होगा। काइनेटिक एनर्जी बेटा निगेटिव नहीं होती, इसीलिए डॉटेड लाइन से बनाते हैं, इस तरह का ग्राफ बनता है। फिर हमने बात करी थी कि भैया इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इंटेंसिटी जब इंक्रीज करोगे तो सर क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आने वाले बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट जो होते हैं, आने वाले फोटॉन्स का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे सर, उनका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ जाएंगे सर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स सेम, क्या रहेगा सर, वो क्या रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ अगर आप खींचेंगे, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ अगर बनाते हैं तो वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है। तो इंटेंसिटी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, पक्का। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में की हुई हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हमने बातें कर ली हैं, क्वेश्चंस भी कर लिया है कि भैया फ्रीक्वेंसी को अगर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो है, बट कितनी बढ़ती है देख लेना। फिर हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे, ध्यान सुनिएगा, अब हमने लास्ट क्लास में थोड़ा थ्योरी देखा, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, हमने क्या बोला कि सर कभी भी टेम्परेचर बढ़ाते हो, याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम किधर को मूव करते हैं, वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करते हो, जब भी आप कम टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करोगे, वेवलेंथ कम होगा। याद करो आयरन का कलर सर रेड से कहां की तरफ चला जाता है, ब्लू की तरफ चला जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या होती है, छोटी होती जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेवलेंथ छोटी होगी। सिमिलरली सर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ खींचेंगे, अगर आप इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ खींचेंगे तो वहां पर भी आपको एक चीज देखने को मिलेगी सर, इसका ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये टेम्परेचर T1 पे है और जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा, T2 करा, देखो वेवलेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सर ये ग्राफ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो वेवलेंथ का ग्राफ देख लीजिएगा, T2 इज ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है ये देखना सर, ये देखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ, इंटेंसिटी और वेवलेंथ का एक लिमिट होता है सर, इंटेंसिटी और वेवलेंथ की एक लिमिट होती है। क्या कि सर शुरुआत में तो साथ में बढ़ते हैं, बट एक मैक्सिमम हाइट के बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। शुरुआत में तो बढ़ता है बट एक मैक्सिमम हाइट के बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। तो ये ग्राफ बेटा ऐसा है, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये साइनोसॉइडल ऐसे ग्राफ बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब ध्यान सुना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, सर ब्लैक बॉडी वो है जो क्या होता है, परफेक्ट एमीटर होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। परफेक्ट एमीटर होता है और परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। परफेक्ट एमीटर होगा और क्या होगा, परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा। सर सारे टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, इसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं, पक्का
हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसको बोलते हैं। ये आइडियल बॉडी है, रियल लाइफ में मिलती नहीं है। एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में सर कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हम मान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी ऐसा होता है, ब्लैक बॉडी ऐसा होता है, ठीक है। परफेक्ट एमिटर, परफेक्ट एब्जॉर्बर, ये सारी की सारी इंटेंसिटी जो होती है टेम्परेचर पे, वेवलेंथ, इन सब का रिलेशन हमने पढ़ा था। यही हमारे लास्ट टॉपिक था जहां तक हमने, अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम यहां तक पहुंच गए थे। पक्का? तो चीजों को ब्लैक कार्बन, कार्बन ब्लैक, ये सारी चीजें हमने कर ली भाई। कार्बन ब्लैक, अब देख, अब तेरे सामने रिवीजन करा रहा हूं भाई साहब, तेरे सामने रिवीजन करा रहा हूं। अब यार क्वेश्चन करा दूंगा भाई, क्वेश्चन भी करा दूंगा, लेकिन यार अभी अभी हमें जरूरत उसकी है नहीं। आज मुझे रिवीजन कराना था क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मुझे खुद को लग रहा था कि नहीं भाई एक बार रिवीजन कराना है, करा दिया, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब कर लिया है, तो आइए हाँ तो शुरू करते हैं अर्जुना 1.0 वाले। हाँ जितने लोग बच्चे, हाँ अर्जुना 2.0 जो जा चुके हैं या उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बोलो भैया देख लो। तो शुरू करते हैं अब कहानी अपनी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद, रदरफोर्ड मॉडल के बाद अब हमारे पास एक नेक्स्ट मॉडल आने वाला है। लेकिन हाँ 30 मिनट रिवीजन में लग गए, लेकिन हाँ भाई साहब यही रिवीजन होता है, इसीलिए बोला कभी कभी क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन होता है, कभी कभी रिवीजन के थ्रू रिवीजन होता है। ओके, अब बाकी आप क्या बोल रहे हैं, सब पूरा रिवीजन नहीं हुआ। अब मतलब तू क्या चाहता है भाई, सब कुछ रोक रख के 4-5 घंटे यही करे कि हाँ बेटा ए भाई देखो याद करो, बताए थे ना, ये सब नहीं, ठीक है भाई, ये सब नहीं करना है, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मोटिवेशन बहुत होना चाहिए। तो अब मंजिल भूलना नहीं है भाई साहब। आज हमारे पास, हाँ आज हमारे पास यार, इसमें बहुत साइडिस्टिक लोग हैं यार, गजब के कमेंटबाज लोग हैं यार, ठीक है। एक लिख रहा है बोरिंग हो गया, कैसे कैसे लोग हैं यार, ठीक है। हाँ सोच रहा किस लेवल के लोग होंगे यार अपनी क्लास में यार। हाँ बोरिंग हो गया, अबे बोरिंग हो गया तो भाई तुम ही कर, तुझे किसने बुलाया, बोरिंग हो गया, तुझे बोला तो सही, नाचने गाने वाले तुझे मिल जाएंगे। अभी एक बंदा कुछ कमेंट कर रहा था किस टीचर के बारे में, ठीक है, मिल जाएंगे यार, तू बोरिंग उधर जाके पढ़ ले यार, ठीक है। बट पढ़ना है तो थोड़ा सा सीरियसली सिंसियरली पढ़ लेते, ठीक है। हमारा यहां तक की चीजें हो गई। अब रिवीजन कराओ तो दिक्कत, ना कराओ तो दिक्कत कि सर आप खाली क्वेश्चन करा रहे हो, नहीं करा रहे। देखो आज कितना प्यार प्यार से, मुझे खुद की राइटिंग में आज फक्र हो रहा है, देख लो इतना प्यार से रिवीजन करा दिया तुम्हें, सब कुछ ओवरऑल 30 मिनट में। चलिए आज शुरू करते हैं एक बहुत बड़ी, रदरफोर्ड, थॉमसन के बाद कौन आया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के बीच में इतने सारे लोग आ गए। अब हमारे पास एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बोर्स मॉडल, बोर नाम था, नील बोर, जिनका नाम था नील बोर। ध्यान सुनिएगा, इनका नाम था नील बोर। ये देखिएगा, ये सारे साइंटिस्ट नए नए साइंटिस्ट हैं, तो ये बहुत नए मॉडर्न कॉन्सेप्ट के लोग थे। इन्होंने फटाफट अपने अंदर अब्सॉर्ब, मतलब कुछ नए नए चेंजेस करे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट को यूज करा। ध्यान सुना, इन्होंने बोला कि यार मैं दुनिया के हर एक एलिमेंट को नहीं देखूंगा। नील बोर ने सिंपल सा एक एलिमेंट पकड़ा, पता है क्या, इनको ये टॉप करने वाले लोग थे, नील बोर ने ना टॉप करने वाले लोग थे। इन्होंने सिंपल सा एक चीज, इनको एक ही नंबर से प्यार था। वो नंबर पता है कौन सा था, एक था, कौन सर, अगर तुमसे कोई बोले बोर्स एटम, देखो ध्यान से देखना, बोर्स एटम तो उसको क्या बोल दोगे सर, हाइड्रोजन एटम। क्यों, क्योंकि सर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर तुमसे कोई बोल दे बोर्स रेडियस, अगर तुमसे कोई बोल दे बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस मतलब क्या हो गया सर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा बोला जाए, बोर का मतलब कोई पूछ देगी, बोर मतलब सर समझ जाना नंबर 1, नंबर 1 मॉडल सर, सीधा सीधा। इनको हाइड्रोजन से प्यार था, एक नंबर से बहुत प्यार था, इसीलिए ये बंदे, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात पकड़ी, बोला यार पूरे के पूरे सबको नहीं पढ़ा सकते, सीधी सी बात है, एक नंबर वाले को पकड़ो, उसी को फोकस करो, उसी के ऊपर बात करो और कहानी को फिनिश करो। तो भैया बोर्स मॉडल की कहानी हम लोग चालू करते हैं, बोर्स मॉडल की कहानी अब हम लोग चालू करते हैं। हाँ अरे सुनो सुनो, बोर्स मॉडल चालू करेंगे ना, बोर्स मॉडल चालू करेंगे। अब ध्यान सुनना, बोर्स मॉडल बहुत सबसे पहले चालाक इंसान, सबसे चालाक इंसान, पता है ये बंदे ने ऐसा तुक्का मारा, ऐसा तुक्का मारा, ऐसा तुक्का मारा भाई साहब, मतलब उसको बाद में सोचो, हाँ 10 साल बाद जाके कोई प्रूफ कर पाया। इस आदमी से सीखो तुक्का कैसे मारते हैं बोर्स भाई साहब, अलग लेवल पे। इनकी बातें शुरुआत में देखोगे ना, शुरुआत में तुम लाइन सुनोगे तो भैया इनको लगेगा कि भाई साहब कितना बड़ा काम करके गए, लेकिन बाद में इनके बारे में पता चलेगा ये भैया एकदम मास्टरमाइंड इंसान था। जो होता है ना चैट जीपीटी से सब कुछ टेप टाप लेता है, असाइनमेंट स्कूल का बना लेता है, होमवर्क बना लेता है,
हाँ, बाहर बोलता है भाई साहब मैं खुद से बनाता हूं, बहुत ज्यादा होता है ना कि उस तरह के लोग जो होते, वैसा था बोर। बोर ने देखना भी क्या, पहले देखो नील बोर, बोर्स मॉडल बेटा देखिए, आइए बोर्स मॉडल की शुरुआत करते हैं। बोर्स मॉडल क्या बात करता है, बोर्स मॉडल किसकी बात करता है? दिस मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तुम्हें लगेगा देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है, एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, देख रहे हो, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स, देख रहे हो कितनी बड़ी बात बोल रहा है। दिस मॉडल, बोर्स मॉडल बेटा आज का हमारा टॉपिक बोर्स मॉडल। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल लॉज ऑफ फिजिक्स। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड होता है। अगर तुमसे कोई बोल दे सर बोर्स मॉडल हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 1, तो इसके लिए वैलिड होगा। हीलियम के पास, सर हीलियम के पास 2, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन हीलियम प्लस बना दिया तो सर इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है, वैलिड हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए वैलिड, इसको 1 नंबर से प्यार था। लिथियम के लिए बोलोगे सर नहीं वैलिड होगा। लिथियम में क्या होगा सर 3 इलेक्ट्रॉन है, नहीं वैलिड। लिथियम प्लस सर नहीं वैलिड। लिथियम प्लस 2 सर इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो ये देख लो, ये इसके लिए वैलिड हो जाएगा। तो सर ये देख लो, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब। तो जब भी कोई देखे, मतलब तुमसे कोई बोले सर सोडियम के लिए सर सोडियम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है क्या, सोडियम के लिए बोर्स मॉडल वैलिड है क्या, नहीं। अगर हाइपोथेटिकली हम बात कर ले सोडियम प्लस 10, तो सर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड है, इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड है। तो बेटा ये देख लो, ये 3 लाइंस आपको लिखनी है। इट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कैसा होता है। तो बोर्स मॉडल बेटा अब हमारा टॉपिक चालू होता है। और बोर्स मॉडल जो भैया रदरफोर्ड के बाद आने वाला मॉडल, दैट इज बोर्स मॉडल। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल की कहानी, बोर्स मॉडल को देखना शुरू करते हैं। यहां से अब लिखना चालू कर दीजिए, यहां से अब लिखना चालू कर दीजिए, फटाफट छापिए, 3 लाइन लिखना है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। बोर्स मॉडल किसके लिए वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का क्या है, हो जाएगा। सर देख लो, यहां पर जब आपसे बोला जाए, अब पार्टी देखो, इंग्लिश देख के लग रहा हो कि भाई बहुत गजब की बात कर रहा है। बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। कोई पूछे कि ऑक्सीजन के लिए वैलिड है, ऑक्सीजन के लिए वैलिड है क्या, सर ऑक्सीजन के लिए वैलिड है क्या, ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन से अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो कि इंपॉसिबल है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सोच रहे हो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, अब बोर्स है भाई, हाइपोथेटिकली उसने बोला सिंपल, एक बंदे के लिए ही 1 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा, मेरा मॉडल उसी के ऊपर फिक्स्ड होगा, मेरा मॉडल उसी के लिए वैलिड होगा। बोर्स मॉडल सिंपल सी बात है, उसी के लिए वैलिड होगा, एक बंदे के लिए वैलिड होगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब उसने बोला यार मैं आज के जनरेशन में नहीं जिंदा रहता हूं, एक आदमी से, हाँ मतलब आजकल थोड़े जैसे हम लोग यहाँ नया टैलेंट चलता है ना कि यार एक टाइम पे एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं सब जगह, हाय 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 हाय, एक बार में 4 लोगों को हाय, कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा। उसने बोला नहीं, मैं एक कोई मैसेज करूंगा सिंपल हाय, उधर से भी हाय, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि भाई साहब 10 मतलब 20-25 इलेक्ट्रॉन, ना 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 ना, इतना नहीं चलता, इतना टैलेंट होगा। तो बोला सिंपल सा बात है, 1 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होगा, कहानी खत्म। लोगों ने बोला चलिए भाई साहब, बोर्स भाई साहब और कुछ बताइए। बोर्स ने ये सबसे पहले कहानी बोली 1 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अरे और क्या, हाँ यार 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे दिक्कत हो जाती है, फिर वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है ना। इलेक्ट्रॉन भाई, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं बेटा। अब यार इसके लिए मैं तो नहीं बता पाऊंगा यार, अब बहुत टाइम लेट हो जाएगा, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर तुम ऐसे पूछते रहो इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे, तो फिर तो बेटा तुम यही कर लो, मेरा हाँ मेरे स्टार कम कर लेना। लेकिन यार अब पीछे कितना जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे आया। सर इसने बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड, इसने जो अपना मॉडल दिया उसने बोला कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड 1 ही इलेक्ट्रॉन मुझे रखना है, बस सीधी सी बात है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का उसने एक्सप्लेनेशन नहीं लिया, ठीक है। हाँ इसने भैया सिंपल सा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका लॉयल इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा एकदम लॉयलिटी के साथ कि उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, ठीक है। अब देखो बोर्स मॉडल, चलो एक बात बताओ, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो।
चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बोर्स मॉडल में बी अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? काउंट करो, जिन लोगों को इलेक्ट्रॉन काउंट करने आता है उनके लिए तो आसान है, जिनको नहीं आता है उनको दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। सर दे आर स्पैमर्स, अरे यार क्या करे भाई यार, अब वही बात है ना, आप पढ़ने वाले भाई, तुमसे एक रिक्वेस्ट है यार, तुम अपना फीडबैक देके जाया करो, नहीं तो वो देके जाते तो फिर हमारे पास आता भाई सब, मैं सोचता हूँ यार काहे का, किसको पढ़ा रहे यार। हाँ ठीक है, एक तो बड़ा प्यारा सा आया था, मतलब प्यारा सा क्या था तो निगेटिव मुझे बड़ा प्यारा लगा कि सर इतना क्वेश्चन मत कराया कीजिए, ऐसे लिखा था। हाँ कि ज़्यादा क्वेश्चन मत कराया कीजिए, कुछ तो था कि हाँ क्वेश्चन कम कर दीजिए, और यार क्या बोला था उसने कुछ ज़्यादा करने के लिए, हाँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बढ़ा दीजिए, ऐसा आया था उसका। मतलब ठीक है, मुझे अब मेरे लिए तो निगेटिव ही था ना, क्योंकि भाई मुझे वो बोल रहा है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांस, मैंने कहा यार इंग्लिश तो मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं रहा, बट वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो सकता है, जो भी है, लेकिन बता रहा हूँ ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ यार हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या करूँ। बोर्स मॉडल, क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा प्रश्न, बोर्स मॉडल, बोर का मॉडल, बोर्स मॉडल, मॉडल क्या बोलेंगे, बोर्स का मॉडल, वो जो भी मॉडल क्या होता है यार, हाँ बोर्स मॉडल मे बी अप्लाइड टू, मतलब वो किसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, इट इज अप्लाइड टू। देखना कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ कार्बन के पास कितने होते हैं। अब तुम चाह रहे हो बेटा रोज दिन मैं ऐसे फिर से स्टार्ट करूं कि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना है 6, कार्बन प्लस 6, सर कार्बन प्लस 6 हो गया तो बेटा ये कूद कूद के बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 माइनस 6 0, प्रोटॉन कितना होगा 6, न्यूट्रॉन कितना होगा 6, ऐसे कूद कूद के कराओ तो कैसे होगा भाई, हर एक दिन ऐसे हाँ फ्रेश स्टार्ट थोड़ी ना कर पाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी ही ना होगा। बेरिलियम में 4 होता है, उसमें से 2 चले गए तो 2 बचे, सर हीलियम में 2 होता है, तो सर यहां पर भी इन सब में बोर्स मॉडल वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, ज्यादा हैं। इसमें देखोगे हाइपोथेटिकल है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बोर्स मॉडल कहां वैलिड होगा, फर्स्ट वाले में वैलिड होगा, फर्स्ट वाले में वैलिड होगा, फर्स्ट वाले में क्या होगा, वैलिड होगा पक्का। ठीक है, नमूना, बस कैसी बात कर रहे हैं, नमूना थोड़े ना बोलेंगे, बोर्स का नमूना, कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसी हिंदी तुम लोग बता रहे हो। तुम्हारी भी हिंदी बहुत सही है, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ थॉमसन का नमूना, हाँ बोर्स का नमूना, नमूना मॉडल नमूना बोल, हद है। चलो ठीक है, बोर्स मॉडल। अब देखो बोर्स ना, मैंने क्या बोला, बहुत चालाक इंसान था। बोर्स ने क्या करा भाई साहब, बोर्स के बारे में बात करोगे तो बोर्स ने कुछ अपनी बातें करी। बोर्स देखो कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश में बोल देने से ना मतलब थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मतलब जो लोग गांव में या थोड़ा सा जो आदमी इंग्लिश में ज्यादा बात करे ना, थोड़ा सा घर वालों को लगता है कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है, मतलब होता है ना कि इसकी वैल्यू ज्यादा करनी है, वही वाली बात है। ध्यान सुनना, हाँ बोर्स मॉडल जो भी छोड़, अब छोड़ तो हिंदी छोड़, जो भी बोल रहा हूं, बोर्स मॉडल में भी अप्लाइड, इसका पता चल गया किसके ऊपर अप्लाई करना। बोर्स ने बहुत चालाकी से कुछ काम किया। ध्यान सुनना, कहानी क्या है, फिर से जो लोग थोड़ा सा इस बारे में बहुत खफा रहते हैं, बेटा देखो फिर से बार बोल रहा हूं कि कभी कभी स्टेटमेंट लिख के इसलिए लाया जाता है ताकि आपकी बुक्स वाली लैंग्वेज मेंटेन रहे। अब बोर्स ने कुछ एजम्पशंस मांग लिए, एजम्पशंस मतलब उसने अपने कुछ पॉस्टुलेट, केमिस्ट्री में या कहीं साइंटिस्ट के वर्ड में यूज था पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स मतलब एजम्पशंस, उसने कुछ एजम्पशन किए। उसने थॉमसन का मॉडल देखा था, रदरफोर्ड का मॉडल देखा था। बोर्स बहुत स्मार्ट हो गया था, बोर्स ने बोला यार इनकी गलतियां हो चुकी हैं, इनकी गलतियां हो चुकी हैं, मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊंगा जो आज भी वैलिड है। बोर्स मॉडल आज भी वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए आज भी बोर्स मॉडल वैलिड है। तो ध्यान सुनना, उसने क्या बोलना शुरू किया, उसने क्या बोलना शुरू किया, ध्यान सुनिएगा। बोर्स पॉस्टुलेट, बेटा ध्यान से नोट्स में ऐड करना, बोर्स पॉस्टुलेट क्या थे, एक बार ध्यान से। बोर्स पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एजम्पशंस बोलते हैं, एजम्पशंस। बोर्स पॉस्टुलेट मतलब एजम्पशंस क्या हो गए, हाँ एजम्पशंस क्या हो गए। अबे ये एजम्पशंस क्या क्या लेता है, जैसे अब देखना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं बोलेगा जो लगेगा कि तुम बस इंग्लिश में बोल रहा है, जैसे बोलते हैं ना घर पे इंग्लिश में आके बोल रहा है। देखना क्या पॉस्टुलेट, इसमें ऐसी कोई बात नहीं बोली, इसमें कोई बात नहीं बोली। देखना, एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मतलब
सर न्यूक्लियस के पास, ऐसा एटम के पास न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब ये बात तो भाई पहले से ही पता चल गई थी। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम। ये बात बताओ, ये जो बंदे ने बोला ये बात हम सबको पहले से नहीं पता थी क्या? पूरी दुनिया को पता थी, बस इसने बोल दिया, बोला कि भाई साहब मैं अपना मॉडल बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन समझिए, भौकाल बनाइए, आप मेरे बारे में समझिए, इसके बारे में देखिए। हाँ बेटा, साथ साथ में लिख लो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल। अरे भाई, जो लोग बहुत अच्छी राइटिंग में और बहुत ज्यादा सुंदर नोट्स बनाते हैं, ये लीजिए। ये किसके पोस्टुलेट्स हैं, किसके एजम्पशंस हैं? सर इसने एजम्पशन करा कि एटम के पास न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। ये बात रदरफोर्ड ने पहले ही बोल दी थी यार, क्यों जबरदस्ती का इसने बोला? लेकिन अब वही बात है, इंग्लिश में बोला, लोगों ने बोला चलो एक्सेप्ट कर लिया जाए, लोगों ने बोला एक्सेप्ट कर लिया जाए। अरे भैया, बोर्स ने अपना एक होता ना, देखो क्या बोलते हैं, जैसे कभी इंग्लिश में इंग्लिश का वो लिखा है, ऐसे वैसे लिखा है इंग्लिश में, मान लो तुम्हें जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि बेटा राइट एन एस्से अबाउट इन्वायरमेंट, जैसे अभी जून का महीना है तो इन्वायरमेंट के ऊपर एक एस्से लिखो। तो इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे कैसे लिखते थे, याद करो, स्कूल में कैसे लिखते हो इन्वायरमेंट के ऊपर ऐसे कैसे लिखते हो कि सर हाँ इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, विदाउट इन्वायरमेंट वी कैन नॉट लिव ऑन द अर्थ, environment is very very important for children as well as adults as well as every animal, plants and everything. Environment plays an important role in the survival of plants as well as animals. ऐसे लिखते हो, याद है, एक ही लाइन को 4 बार घुमाए जा रहे हैं एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट किए जा रहे हैं। वही काम कौन कर रहा है? बोर्स कर रहा है। सेम इंग्लिश वाली कहानी जो वहां पर करी थी, उसी ने जो इंग्लिश में लिखते थे। याद है हम लोग इंग्लिश का पेपर कैसे करते, इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करते थे? ऐसे ही अटेम्प्ट करते कि भाई साहब गजब लिखे जा रहे, गजब लिखे जा रहे, वही काम। ये बात उसने पहले बता रखी है रदरफोर्ड ने, लेकिन भाई साहब नहीं, हम अपना पहला एजम्पशन बताएंगे। बताओ, यही। अरे ऐसे ही इंग्लिश का पेपर सब लोग ऐसे ही करते हैं ना यार। इंग्लिश का पेपर क्या होता है? इमोशनल इंग्लिश का पेपर होता है, मतलब इमोशनल होता है आदमी कि हाँ लग रहा है, सूट कर रहा है। आधे लोगों का इंग्लिश तो ऐसे, मेरी खुद की इंग्लिश ऐसी थी यार, इसके ऊपर नहीं, यही फिट लग रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। और क्या, सब ये बोल रहा आपको कैसे पता? और क्या, सब लोग इंग्लिश वैसे ही पास करते हैं भाई, ठीक है। एनवायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और मान लो सर ने बोला नहीं एनवायरमेंट के ऊपर नहीं लिखना, न्यूज़पेपर के ऊपर लिखना, न्यूज़पेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सब जगह सेम ही चीज छापे जा रहे हैं, न्यूज़पेपर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तुम्हें, अरे कभी किसी ने तुमसे पूछा 19x7 क्या होता है? कभी एक बार में सुनता है आदमी, क्या क्या बोला 19x7, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन चल रही है कि 7 9 जा 63, हाँ अरे अच्छा 133 होता है यार, क्या बात कर रहे हो? ये कुछ ट्रिक्स होते हैं भाई। चलो सेकंड पोस्टुलेट की बात, सेम चीज बोर्स कर रहा है। बोर्स ने कुछ भी ऐसा नया नहीं बताया जो अलग लोग बता रहे हो, इसने वही चीज छाप दी, बस बोलने का तरीका थोड़ा इंग्लिश में लिखा, बोला कि बाकी लोग ये देखो, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अब ये बात बताओ, ये भी बात किसने बोली थी? ये रदरफोर्ड ने बोल दी थी, ये भी रदरफोर्ड ने बोली थी, लेकिन भाई साहब बोर्स है, उसने बोला देखो भाई साहब माथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, देखो ये भी लाइन बोल दिया सर सर्कुलर होता है। और ये देखना, द अट्रैक्शन फोर्स, कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस इज बैलेंस्ड बाय इक्वल टू फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पूरे दोनों के दोनों पोस्टुलेट में बेटा एक नया चीज मिल गया हो तो बताओ। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में जब पूछा जाएगा तो ऑब्वियस एक पॉइंट देके पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी। कौन सा पोस्टुलेट का थ्योरी बोर्स थ्योरी नहीं था? तो पोस्टुलेट नहीं था, याद रखिएगा। इनमें से कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा कि भैया कौन सा इसमें से बोर्स का पोस्टुलेट नहीं था, यह ध्यान रखिएगा। हाँ, ये इसी को बोलते चीटिंग करना। अब बोर्स ने यहां तक तो सब कुछ चीट कर लिया, तुम्हें कुछ भी इसमें नया नहीं मिला, जो बताया सब रदरफोर्ड ने बताया था, वही कहानी छाप छुप दी उसने, बोला भाई साहब बताओ। अब बोर्स तुक्का मारेगा, लोगों ने बोला सर, हाँ लोगों ने बोला भाई बोर्स को फिर पढ़ क्यों रहे हो? बोर्स देखो, अब देखो उसने बोला, लोग बोल रहे उसके ऊपर क्वेश्चन तो करेंगे ही ना भाई, तो उसने बोला एक ऐसी बात बोलूंगा जो कोई प्रूफ ही नहीं कर पाएगा। लोगों ने बोला आप प्रूफ कीजिए, बोला हम क्यों प्रूफ करें, हमने तो बोल दिया तुम प्रूफ करो।
भाई सीधी सी बात है, होता है ना लंठ इंसान होता है एकदम कि ना भाई साहब हमने बोल दिया यही होगा। ये देखो ये दोनों चीटिंग कर ली उसने, दोनों छाप लिया। अब थर्ड पोस्टुलेट को देखना, थर्ड पोस्टुलेट को देखना, एक मिनट ध्यान सुनना बेटा, ये फर्स्ट और सेकंड तो बेकार है लेकिन थर्ड पोस्टुलेट बहुत काम का है, ध्यान सुनिएगा। इसको बोलते हैं तुक्का मारना। कभी कोई बोले तुक्का मारना है, बोर्स की तरह तुक्का मारना। भाई साहब थर्ड पोस्टुलेट को देख लो। थर्ड पोस्टुलेट में पता है क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, h/2π। मतलब सर ध्यान सुनिएगा, ये तुक्का था। सोचो इसको कोई पूछे कि प्रूफ बताओ, नहीं आता, लेकिन उसने बोला इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए mvr, ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी मूवमेंट का, अगर कोई बंदा मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए nh/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। किसने बोला प्रूफ कर, बोला नहीं मुझे नहीं पता। वेयर n इज, ऐसे तो उसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट ही बोल देंगे, लेकिन ये हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 ऐसे रहेगा। n जो होगा ये क्या होगा 1 2 3 डैश 4 5 6 ऐसे नंबर रहेगा, डैश 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 इंफिनिटी तक। अब किसने बोला सर ये बताइए कहां से, बोला नहीं मैं नहीं बताऊंगा, इसको 10 साल बाद कोई प्रूफ करेगा। इसको सपना आ गया, इसने बोला भाई मैं सपना लेके बोल। इसको देखो ये सबसे, अब इसको बोला इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट में, ये सबसे पहले एक नई बात बोली भैया इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमेशा h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr इज इक्वल्स टू, किसने पूछा क्या है, बोला भाई मुझे लग रहा है mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। बेटा h/2π को h/2π को nh बार भी बोल देते हैं, h बार भी बोल देते हैं। कहीं कहीं h/2π के बदले अगर आपको h बार दिख जाए तो डरिएगा मत, बस याद रखिएगा यहां जो n होता है ये हमेशा फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 सर फ्रैक्शन नहीं होगा, ये n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये n कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। मतलब ध्यान से देख लो, ये ध्यान से देख लो, इसने क्या बोल दिया, बोर्स मॉडल का एक सिंपल सा एप्लीकेशन क्या है सर, इसको बोलते हैं। देखो पहले दो तुक्का मार दिया, लोगों ने बोला अभी अरे भाई ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे थोड़ी ना होता, इसने बोला लाओ अब करते हैं गेम। हाँ अब करते हैं गेम। इसने क्या करा, ध्यान सुनिएगा भैया, ये लिख लिया जल्दी करो, ये लिख लिया क्या, ये बगल वाला ये पिक्चर मत बनाओ यार, ये तुम्हें आती है, ये सब तुम्हें आता है, कुलंबिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब मत बना, ये मत बनाना भाई, ये तुम्हें आता है, ये क्यों बनाना है, ये तुम्हें आता तो है, आखिर इसको ही बनाना है। हाँ हर एक चीज छापनी नहीं है भाई, हर एक चीज नहीं छाप देनी है, बस इंटीग्रल मल्टीपल देखो। पहले 3 बातें उसकी सुनो कि पहले 3 बातें उसने क्या बोली। पहला ये बोला एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक लेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां रहेगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है ये पिछली क्लास में कर लिया है। इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लोगों ने बोला इसका क्या, तो बोलता है इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा बेटा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जिस ऑर्बिट में होगा उसी का मल्टीपल होगा h/2π के। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, बस हो गया। सर इसको nh/2π को सर उसने बोला स्टाइल में मैं h बार भी लिख सकता हूं। अब उसकी लाइफ उसका रूल्स, उसने भी एक लाइन पढ़ ली थी, माई लाइफ माई रूल्स, उसने अपने हिसाब से कर लिया। सोचो तुक्का इसको बोलते बेटा। अभी लास्ट में जब हम लोग अभी अगले हफ्ते इसको प्रूफ कर पाएंगे, सोचो ऐसा तुक्का मारा इसने, अगले हफ्ते प्रूफ हो पाएगा अपने पास कि ऐसा तुक्का मार के गया। हाँ अरे भाई इसकी भाई उसने बोला माई लाइफ माई रूल्स, भाई साहब देखिएगा, ये देखो ये चार्ज और न्यूक्लियस है। चलो भाई साहब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, देखो सर बोर्स ने क्या बोलना शुरू करा, बोर्स ने बोला कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। पहली बात बोर्स ने ये बोल दी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ध्यान सुनिएगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। एंगुलर मोमेंटम बेटा फिजिक्स में आता है, एंगुलर मोमेंटम मैं क्यों बताऊं, मैंने एक शायद वही बात है ना, अब तुम्हें जब रिवाइज करो, मैंने कहीं फिजिक्स पढ़ाया था एक दिन मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, एक दिन वेव पढ़ाया था, एक दिन एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया था, मोमेंटम पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। हाँ रिवाइज करना होता है बेटा, उसको भी रिवाइज करना होता है। mvr को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, एक मोमेंटम होता है जिसको mv बोलते हैं और ये मोमेंटम कहलाता है। हाँ एक मोमेंटम कहलाता है और एक कहलाता है mvr, इसको क्या बोल देते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, ठीक है।
अब ये क्या होता है, ये फिजिक्स में आपको पता चलेगा क्या होता है। अभी के लिए बस आप जान जाइए mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 ये प्लस ZE। एक बात बताना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा सर, ये ZE यहां पर कितना हो गया -E अपॉन आर स्क्वायर। याद करो दो चार्जेस हैं उनके बीच का, ये सब लिखना, अब ये लिखना स्टार्ट करो। ये देखो दो चार्जेस हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कूलम्बिक फोर्स बोलते थे। याद करो ये फॉर्मूला हमने कहां पढ़ा था सर, रदरफोर्ड मॉडल में पढ़ा था। और इसकी वैल्यू सर किसके बराबर पुट करते थे, mv²/r। ये किसके बराबर होता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता था। क्या ये दोनों के दोनों सर, दोनों इक्वेशंस आपको दिख रही हैं, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। ये जो निगेटिव है फोर्स, जो निगेटिव आता है, अगर कूलम्बिक फोर्स निगेटिव है तो निगेटिव फोर्स क्या बताता है, अट्रैक्टिव इन नेचर बताता है। दो अपोजिट चार्जेस हैं, याद करो, हाँ अट्रैक्टिव इन नेचर बताता है कि नेचर में अट्रैक्शन शो कर रहे, अगर निगेटिव फोर्स आ रहा है तो एक बात याद रखिएगा। अब यहां से मैं कुछ चीजें आपको, अब डेरिवेशन स्टार्ट हो रही है प्लीज बेटा, इसीलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि यहां से पूरी जिंदगी आपकी बदलने वाली है। ध्यान सुनिएगा क्या होने वाला है, अट्रैक्शन शो कर रहा है सर, ये देखिएगा पहले वाले से सर, इसको देख लो, ये देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखना, इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस साइन क्यों हटा दिया, बिकॉज मुझे बॉन्ड लेना है, फोर्स लेना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लिया। क्या यहां से आर की वैल्यू, क्या यहां से आर की वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या यहां से आर की वैल्यू ऐसा लिख सकता हूं, क्या यहां से आर एक आर स्क्वायर का एक आर चला गया सर, बच क्या गया आर, सर आर को इधर ले गए, इसको इधर ले आए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूं। बोर्स मॉडल भैया इसलिए ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि ये पहला बंदा था जो मैथमेटिकली डेरिवेशन कर रहा था। देखो उसने आर की रेडियस की वैल्यू क्या निकाली, kZe² अपॉन mv², kZe² अपॉन mv²। अच्छा उसके बाद इधर से आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर की वैल्यू सर, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन से आर की वैल्यू ये आई सर, दोनों रेडियस ही तो बता रहे हैं, दोनों क्या बता रहे हैं, रेडियस ही तो बता रहे हैं। अगर एटम सेम है तो रेडियस ही बता रहे हैं, तो रेडियस कितना होगा, इधर का रेडियस और उधर का रेडियस, मैथ से इक्वेशन से क्या मैं मैथमेटिकली इक्वल कर दूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दूं तो क्या मुझे ये दिख रहा है, क्या मुझे ये दिख रहा है kZe² NH अपॉन 2πmv। बेटा ये डेरिवेशन स्कूल में नहीं आएगी, लेकिन आपको पता इसलिए होना चाहिए। देखो वेलोसिटी एक चला गया, एक वेलोसिटी बच गया। सर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2πkZe² अपॉन NH। ये देख लो वेलोसिटी इतनी आ गई, ये देख लो सर, ये देखो अब मैंने क्या करा, दो पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, दो पॉस्टुलेट्स हैं, इस दोनों पॉस्टुलेट को क्या करा सर, यहां से आर की वैल्यू निकाली और यहां से आर की वैल्यू निकाली, इन दोनों को ही मैंने क्या करा, इक्वल पुट कर दिया, इन दोनों को ही मैंने क्या करा, इक्वल पुट कर दिया, इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब जब दोनों इक्वल हो गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों को, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों आ किसके रहे, बोर्स नहीं बोले, दोनों का रेडियस, दोनों के हिसाब से एटम का रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों के हिसाब से एटम का रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा, दोनों के हिसाब से एटम का रेडियस सेम रहेगा। तो बेटा एक बार सिंपल सी चीज, डेरिवेशन देखिएगा साथ साथ में। सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π, किसने बोला, बोर्स ने। इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं, यहां से रेडियस निकाल दिया सर, ये रेडियस और इस रेडियस को इक्वेट करा, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 2πkZe² अपॉन NH। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, K क्या है, कांस्टेंट, 2π क्या है, कांस्टेंट, N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हम वेलोसिटी की वैल्यू ये लिख सकते हैं, क्या हम वेलोसिटी की वैल्यू ये लिख सकते हैं, हो जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू ये लिख सकते हैं, फटाफट लिखो भाई, वेलोसिटी की वैल्यू ये लिख सकते हैं जल्दी। बेटा एक बात बताओ, कैसे लोग हो यार, एक बात बताओ, तुम बोल रहे हो कोई सर्कल है, एक आदमी बोल रहा है कि यहां मेजर किया तो इसकी रेडियस की वैल्यू x आई,
एक आदमी बोल रहा है कि सर यहां पर एंगुलर मोमेंटम से मेजर किया तो यहां रेडियस की वैल्यू y आई। तो बेटा एक बेसिक मैथ था, 9th-10th में पढ़ते थे कहीं पर। अब फिर तुम बुरा मानो यार, मैं तो यही बोल रहा हूं क्योंकि अब तुमसे मैं इम्पैक्ट हो रहा है ना। मुझे अब से मैं अच्छे बच्चे मतलब जो पढ़ने वाले उनको नहीं पढ़ा पाऊंगा ना यार। तुम्हारी ऐसी रिपीटिशन पे मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, सोचो ना यार। साइंस लिया है, साइंस को मजाक ले रहे हो तुम। हर एक चीज रिपीट ही करनी है बेटा। तो मैं भी ये बात बोल दूं कि अगले साल तुम रिपीट कर लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। या फिर अर्जुना 2.0 में चले जाओ, वहां रिपीट कर लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब तुम्हें ये सब सिंपल चीज है कि ये भी रेडियस, इससे भी रेडियस मेजर कर रहे, इससे भी रेडियस मेजर कर रहे, तो बेटा रेडियस ऑब्वियस है दोनों साइड से इक्वल ही आएगा, क्योंकि सर्कल एक ही है तो रेडियस तो इक्वल ही आएगा ना। ये क्या मतलब, ये पढ़ा था कि ये भी दिमाग से बेटा, ये भी समझ में नहीं आया था। तुम टीचर को मेंटली हरास कर रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है, उससे होगा कुछ नहीं। जैसे आज क्वेश्चन उड़ा दिए मैंने केबीडी से, ज्यादा करोगे मैं तो मक्खन टाइप पढ़ा दूंगा, मुझे तो कराना ही, उससे क्या होगा। तुम करते रहना सर ओपी दूसरे सर को। हाँ मेरा क्या, वो तो बाद में 2 साल बाद पता चलेगा ना। डॉक्टर दवाई गलत देता है ना, तो उससे क्या हो भाई, हमें क्या है, हमें तो बोलोगे, मैं तो अरे कुछ नहीं होता, मैं तो बिना डेरिवेशन के आंसर बता दूंगा, लेकिन उससे लॉस तुम्हारा ही होगा। 2 साल बाद रियलाइज होगा, जब होगा ना, जैसे अभी इस साल पढ़ाया था, तुमने पूरी दुनिया में पढ़ा होगा, दुनिया में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि भाई साहब सब जगह पेपर डिफिकल्ट था, ये पेपर। तुम जाके देखो, तुमने तुम्हारी क्लास में प्रूफ किया था कि भाई जो पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन तुम्हें दर्द हमेशा ही रह रहा है यार। हाँ जो भी है, और जो स्पैमर ही कर रहा है, जो भी कर रहा है बेटा, ऑब्वियस है ना, मतलब एज अ टीचर सोचो ना मेंटली कितना हैरास हो रहे हैं। ठीक है कि हाँ यार तुम मतलब लगे पड़े हो कि सर हाँ समझ नहीं यार रिपीट करो। क्या ये बात बताओ, ये कब का है, शायद रदरफोर्ड मॉडल से आ रहा है। वह बोलने की आजाद, मतलब होता ना कि भाई बोलने की आजादी मिल गई है, चैट करने की, तो चलो भाई कर देते हैं। हाँ ठीक है, उससे क्या होगा, सीधा बेटा वेलोसिटी, मैं तो अभी 2 मिनट में फॉर्मूला लिख दूंगा, मैं बोल भी दूंगा डेरिवेशन काम की नहीं है, वो तो उसके काम की जिसको पढ़ना है कि भैया वेलोसिटी कैसे आती है, यहां से निकाल दो 2π/kz⁻²। पता चला सर जेड क्या होता है, ई क्या होता है, बेटा चार्ज होता है, ये चार्ज है, ई पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब याद ही नहीं है तो उसका रिपीट करके भी क्या ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है चलिए, वेलोसिटी की बात कर रहा था। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2π/kz⁻² आ जाएगा, ये वैल्यू आई वेलोसिटी की। सर यहां पर आपको ही पता है, पाई की वैल्यू आपको ही पता है, लिख देता हूं, पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14। जेड की वैल्यू क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर भी रिपीट कर देता हूं, कहीं भूल गए हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ई क्या होता है सर, ई होता है चार्ज होता है किसी इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे। सर ई का ये देख लो, इलेक्ट्रॉन पे लो, ई क्या है सर, ई मॉड लगा देते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज होता है। निगेटिव साइन अट्रैक्शन को बताता है, तो इसीलिए हम E/E² लिख देते हैं, E/E² लिख देते हैं। सर के क्या है, तो के इज 1/4πε0, या फिर इसी को फिजिक्स में आप पढ़ेंगे 9 × 10⁹ इसको बोलते हैं 9 × 10⁹ एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये देख लो। सर एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है। चलो एक बात बताओ, वेलोसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखना, वेलोसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखना, वेलोसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखो। सर यहां पर सर 2π/kE²/h, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है क्या, क्योंकि सर आप कुछ भी कर लो, कोई और एटम लेके आओ, सर चेंज क्या होगा, एटम चेंज करोगे तो सर एटॉमिक नंबर चेंज होगा, नंबर ऑर्बिट का नंबर चेंज होगा। सर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सर पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, ई की वैल्यू कांस्टेंट है, के की वैल्यू कांस्टेंट है, एच की वैल्यू कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। तो मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर, सर इसके ऊपर इतना ज्यादा मैं एक काम करता हूं, सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं, पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यूज। अगर हम सारे कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं, पुट ऑल कांस्टेंट वैल्यूज, वी गेट, ध्यान से देखिएगा, वी गेट वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। बेटा अगर सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट
अगर किसी nth ऑर्बिट में जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn ये किसके बराबर होगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। सर सारे कांस्टेंट को मैंने इक्वल पुट कर दिया क्योंकि वो वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वो ऑब्वियस है, सबके लिए कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा सर, एटॉमिक नंबर चेंज होगा और n की वैल्यू चेंज होगी। सर एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के बदले हीलियम डालेंगे, उसका एटॉमिक नंबर अलग होगा। फर्स्ट ऑर्बिट के बदले सेकंड ऑर्बिट चेंज करेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी। बाकी वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। ये सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले। ये सारे के सारे कांस्टेंट रहने वाले। तो ये देख लो सर, ये सारे के सारे कांस्टेंट की वैल्यूज कितनी आ गई 2.18 इंटू 10 की पावर 6 Z/n मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ n हो जाएगा। अब सारे वो कैसे भाई पुट कर, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, पुट करके निकालेगा। लेकिन वो क्यों करूं भाई, सीधी सी बात है, तुम्हारा वही काम तो आसान करना है हमें कि भैया अब तुम सारी वैल्यूज कैलकुलेट क्यों करोगे, तुम्हें सब कुछ ये देखो ना, तुम्हें क्वेश्चन में ये थोड़ी ना पूछेगा। अब देखो यहां से तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की सर वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड दिख रही है। सर एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो वैल्यू निकालना नहीं पूछेगा। सर एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऑर्बिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या। सर देख लो, ये देख लो, तुमसे ये पूछे, ये कांस्टेंट थोड़ी ना वैल्यू पुट करने के लिए बोलेगा, वो तो वैल्यू सबने निकाल रखा है। बोर्स ने निकाल के हमें दे दिया कि बोर्स ने बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट कितनी होती है, इतनी होती है। लेकिन तुमसे क्लास में क्या पूछा जाएगा, ये देखो वेलोसिटी का ग्राफ किसके साथ, जेड के साथ। वेलोसिटी का ग्राफ जेड के साथ कैसा ग्राफ होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेलोसिटी का ग्राफ ऑर्बिट के साथ, ये देख लो वेलोसिटी का ग्राफ nth नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। सर वेलोसिटी का ग्राफ, सर देख लो, सर वेलोसिटी का ग्राफ, सर वेलोसिटी का ग्राफ Z/n के साथ बना दिया जाए, अगर वेलोसिटी का ग्राफ Z/n के साथ बना दिया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी तो वैल्यू पुट करके आप निकाल ही दोगे, सर ये स्लोप आ जाएगा 2.18 इन 10 की पावर 6। तो आपसे कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ना, कांस्टेंट की वैल्यू कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा भैया कौन सी चीज, सर वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब से आपको बोला देख लो, तो बेटा अब आपको फॉर्मूला देखना है कि भैया ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मैं इसको यूज करूंगा और मैं अपना इससे आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, हो जाएगा सर, श्योर हो। डन। हाँ अब ये देखो क्वेश्चन क्या होगा, अब देखो वेलोस आपको बोला सर ये बात बता, तुझे वही बात है ना फिजिक्स में पढ़ा है, वाई इसको वाई एक्सिस पे लिया, इसको एक्स एक्सिस पे लिया, वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो भैया कैसा ग्राफ होगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ होगा, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जेड बाई एन को अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स का ग्राफ, ऐसा बन जाएगा। अब तुम खुद से बताओ, अगर वेलोसिटी जेड पे डिपेंड कर रही है, ध्यान सुनिएगा, अगर वेलोसिटी जेड पे डिपेंड कर रही है और एटॉमिक नंबर के, एक सिंपल चीज ध्यान सुनिएगा। अब देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं, ये देखना, अगर मैं छोटा क्वेश्चन दूं, कैलकुलेट, ये देखना कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। पहले ये चेक कर लो कि इसके ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड है क्या, क्या इसके ऊपर बोर्स मॉडल वैलिड है क्या। हीलियम प्लस आयन है, हीलियम प्लस आयन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, बोर्स मॉडल वैलिड है। क्या ऑर्बिट दिया है, थर्ड ऑर्बिट। कैसे निकालेंगे, लिखने का स्टाइल देखना, लिखने का स्टाइल देखना कैसे निकालते हैं, ये देखो कैसे लिखते हैं, ये देखो तुम्हें अब लिखने का स्टाइल बता रहा हूं, ये देखो तुम ऐसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ, ये देखो इतना बड़ा लिखोगे। इसको लिखने का एक तरीका बताता हूं, ध्यान सुनिएगा, इससे आपका काम आपको अपने अभी 2 साल तक यूज करना कैसे है। थर्ड ऑर्बिट वेलोसिटी निकालना है, थर्ड ऑर्बिट का हीलियम प्लस का, कैसे निकालोगे सर, फॉर्मूला आपके सामने दिया है 2.18 इंटू 10 की पावर 6
एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना आता है सर? एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना आता है? 2 सर। एटॉमिक नंबर 2 और n का वैल्यू कितना है? 3 सर। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4.36 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे निकलेगी। अरे देखो ऐसे निकलेगी। अबे भैया लिखने का स्टाइल देखो, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो हर एक बार इतना लंबा नहीं लिखना है कि इतना लंबा लिख रहे हैं। वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट किसका? हीलियम प्लस का। वेलोसिटी थर्ड ऑर्बिट किसका? हीलियम प्लस का। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ दिया, एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ दिया कि वेलोसिटी निकालो। पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। लेकिन मजेदार बात पता है क्या आ जाएगी? मजेदार बात पता है क्या आ जाएगी? अब कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत है सर? कुछ लोगों के साथ क्या दिक्कत है? एक बात बताना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं वेलोसिटी जेड अपॉन एन पे डिपेंड करता है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को, वेलोसिटी अगर इस पे डिपेंड करता है तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, कितने लोगों को यह लिखना आ सकता है? Z1 बाई Z2 N2 बाई N1। मतलब सर वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 अपॉन 1, ये देखो 1 1 2 2। वेलोसिटी एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n2 बाई n1। कितने लोग ऐसे हैं बेटा ये लिख सकते हैं कि सर ऐसा लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी का रेशियो जेड के रेशियो के बराबर होगा और एन का रेशियो n2 बाई n1 के रेशियो के बराबर होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मैथ्स लगाने आता है, इतना बेसिक मैथ आता है कि सर मैं ऐसा लगा दूंगा? अगर ऐसे लगा सकते हैं तो विद इन सेकंड आंसर आएगा, और नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको बताएंगे लंबे तरीके से। मैथ्स लगाने आ सकता है ना भाई? मैथ्स लगाने आ सकता है ना? तो ध्यान रखना, मैथ्स लगाने अगर आता है आपको, अगर मैथ्स लगाने आता है तो देख लो कैसे लगाते हैं, और नहीं तो हर एक चीज पे ही बना लो फॉर्मूला। हाँ भाई सब कुछ सर पता है आपने एक ट्रिक नहीं बताया क्या? अरे भैया सर पता है इसको ट्रिक बोलते, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि Z1 इज इक्वल टू Z2, मतलब एटम सेम रहा। अब देखो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर आपको पता है सर एटम सेम रहा तो सर वेलोसिटी का रेशियो जो होता है n2 बाई n1 होता है। बेटा देखो जो ट्रिक ज्यादा रटने के चक्कर में लगे पड़े, भैया ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसा नहीं बोल दो, इसको ट्रिक नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि भैया बेवकूफ बनाना तुम्हें, ऑर्बिट सेम कर दिया। तो भैया ये बेसिक मैथ कहता है कि बाकी सब कुछ n1 n2 बराबर हो गया तो v1 बाई v2 किस पे डिपेंड करेगा? Z1 बाई Z2 पे। अगर Z बराबर हो गया तो n, ये देखो अब सर देखो ना ये ट्रिक है। अब भाई ये ट्रिक नहीं है, ये तो बेसिक मैथ है ना, आपको बेसिक चीजों को बता दे। सर कैलकुलेशन के बदले ट्रिक बता रहे कि सर पता है ट्रिक है क्या? सर 123 इंटू 23 मल्टीप्लाई करते, पता है इसका ट्रिक होता है। अबे क्या जरूरत है ट्रिक की? जितना ट्रिक रटने में, इतना ट्रिक मत कर लो कि ट्रिक रटने के लिए ट्रिक बनानी पड़े। हाँ ऐसा भी ट्रिक नहीं करना है भाई, इतना भी ट्रिक नहीं बनाना है कि ट्रिक रटने के लिए ट्रिक बनाना पड़े कि हाँ भाई साहब ये देखिए ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। भाई कोई जरूरत ही नहीं है। आपको Z1 Z2 दिख गया, एटम सेम कर दिया, N1 N2 दिख गया, ऑर्बिट सेम कर दिया। रेशियो, वेलोसिटी का रेशियो नंबर ऑफ ऑर्बिट के रेशियो के अपोजिट चलता है, वेलोसिटी का रेशियो एटॉमिक नंबर के रेशियो में चलता है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन देता हूं, ये देखो, चलो हो गया, लिख लिया साथ साथ में। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पहले वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, फिर देखो वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेलोसिटी हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं जहां रेशियो, एक तो हो गया वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, वैल्यू डायरेक्ट निकालना है वैल्यू निकाल दो, लेकिन एक होता है कि सर रेशियो निकालना है। ये देखो, ये देखना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ, ध्यान सुनिए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, velocity of electrons present in second orbit of hydrogen atom to third orbit of helium plus ion। अगर मैं तुमसे ये बोलूं निकालने के लिए, ध्यान सुने, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि भैया वेलोसिटी का रेशियो निकालो, ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि वेलोसिटी का रेशियो निकालो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो इस केस में क्या करना है? इस केस में कैसे करेंगे? अब रेशियो निकालना है तो दो तरीके हैं बेटा। अब या तो तुम ऐसे निकालो, ध्यान सुना, एक मैं पहला मेथड क्या है, जिन लोगों का मैथ्स बहुत शानदार है वो लोग बेटा इतना लंबा मेथड करो, क्या कि सर वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालें। सर कैसे निकालेंगे?
फॉर्मूला आपको पता है। जेड की वैल्यू कितनी है सर? यहां पर जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू कितनी है? ये हो गया सर। अब आप वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस निकालो, तो हीलियम प्लस के लिए कितना होगा सर? फॉर्मूला वही है 10 की पावर 6। जेड की वैल्यू हीलियम की कितनी होती है? जेड की वैल्यू हीलियम की कितनी होती है? 2, और ये कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। फिर आप रेडियस निकालिए, फिर आप रेडियस का स्पीड वो निकालिए कि सर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। ऐसे पूरा लिख लिख के काटिए पीटिए, ऐसे कीजिए कि सर बहुत मजा आया। हाँ, इतना मजा कैसे? हाँ, ये देखो इस तरह का मजा लीजिए। सर ऐसा हो गया, इसको इससे कट किया, ये 1/2। हाँ, ये ऊपर 3/2, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। रेशियो क्या होगा? 3:4 रेशियो होगा। या तो ये तरीका है, या तो ये तरीका है कि बेटा आप ऐसे पहले ये निकालो, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर जाके आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे निकालो 3:4, या फिर आपको क्या कर सकते हैं सर? आपको सेकंड मेथड, जो आपको बेसिक मैथ्स, मतलब जिनका बेसिक मैथ सही है, लगता है कि हाँ भाई अब सही है, आपको पता है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? Z/n पे। अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, ये देख लो, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। ये देखना सर, वेलोसिटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1। ये देख लो, ऐसे लिख देता हूं, जेड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई जेड ऑफ हीलियम। क्यों? क्योंकि जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका जेड, इसका जेड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ये ऐसा लिख दूंगा। ये देख लो, तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, ये देख लो। अब तुझे भाई ये पहले से पता है, अब जो लोग प्रैक्टिस कम करते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। अदरवाइज वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो जेड के रेशियो में लिख दो, जो रेशियो वेलोसिटी का है वही जेड का रेशियो। सर नंबर ऑफ ऑर्बिट का अपोजिट रेशियो लिख दो। हाइड्रोजन का जेड कितना है? 1/2। सर हीलियम का ऑर्बिट कितना है? सर हीलियम का ऑर्बिट 3 है, और उसका हाइड्रोजन का कितना है? 2 है। सर देख लो, एक लाइन में आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। जिस पे तुम्हें, जैसे तुम्हें लगे, बेटा लगे कि नहीं सर मुझे ऊपर वाले तरीके से करना है, ऊपर वाले तरीके से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है नहीं सर मैं सेकंड मेथड से जल्दी कर लूंगा, मुझे इतना बेसिक मैथ आता है कि वेलोसिटी का रेशियो एटॉमिक नंबर के रेशियो के साथ में होगा और ऑर्बिट के अपोजिट होगा। बेटा आपकी मर्जी, नहीं तो ऐसे भी करना है, ऐसे भी करो, जैसे मन करे काट पीट के। एग्जाम हॉल में टाइम बचाना है तो ऐसे करेंगे, सेकंड मेथड से करना है तो सेकंड मेथड से कर लो, लेकिन वो तभी करना भाई जब आपको रेशियो आता हो। अब ऐसे बोलूंगा कि 8th पास हो नहीं हो, तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन 8th क्लास में, 9th क्लास में रेशियो निकालना सिखा दिया जाता है, रेशियो निकालना सिखा दिया जाता है 8th क्लास 9th क्लास में। हाँ देख, तो पहला क्वेश्चन क्या है सर? आपको वेलोसिटी निकालने को बोला जाए, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रेशियो निकालने को बोला जाए। वेलोसिटी दिया हुआ है सर, रेशियो निकाल लीजिए, वेलोसिटी का रेशियो निकाल दीजिए। पहला क्वेश्चन वेलोसिटी निकालो, दूसरा क्वेश्चन वेलोसिटी का रेशियो निकालो, तीसरा क्वेश्चन, ध्यान सुना, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या बन, एक बार जेड से जेड देखो भाई, ये ऐसे ऐसे लोगों को ही मैं, एक बोला जेड से जेड कट क्यों नहीं हुआ भाई? कहां है आपके, हाँ आपके नेत्र कहां है? चरण कहां है? नेत्र छोड़िए, चरण। बोला जेड से जेड काट दो, एन से एन काट दो, एच से एच काट दो, एलियम से, अबे तो बचेगा क्या? सब काट ही दोगे भाई, तो तुम हमें भी काट ही दो यार, काहे का मतलब जिंदा क्यों रखे हो? बोला है सर सब काट देते, जेड से जेड क्यों नहीं काटे? फिर बोलेगा भाई थोड़ा सा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ भाई हम लोग बहुत टैलेंटेड है, इस क्लास में बाकी लोग बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जिन लोगों को कुछ दिक्कत है, बेटा कभी कभी रिवीजन करना, आपको पता है घर पे पढ़ाई करना भी एक काम होता है, जहां पर आपको, जैसे मान लो आज ये टॉपिक शुरू हुआ, अब आज आपने पढ़ने की कोशिश करी, आज आपको समझ में आया, तो घर पे इसको 2-3 बार लिखिएगा, पढ़िएगा, ताकि कल जब यूज होना शुरू हो तो आपको लगे कि हाँ यार यूज हो रहा है, मुझसे यूज करवाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपको लग रहा कि अबे यार हर एक दिन पीछे का क्यों पूछ रहे हैं। बेटा वो सब कनेक्टेड है। अब वेलोसिटी आज निकलेगी, अब वेलोसिटी से रेडियस कनेक्टेड होगा, रेडियस से एनर्जी कनेक्टेड होगा, तो हर एक चीज आगे निकलती जाएगी। सोचो वेलोसिटी पे मैंने पहला क्वेश्चन कराया, वेलोसिटी पे रेशियो का क्वेश्चन कराया, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि वेलोसिटी के ऊपर क्या बोल रहा हूं कि सर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दो, ये देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन
इज x मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द, ये देखिएगा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, अगर तुमसे मैं ये दे दूं, मैं तुम्हें ये दे दिया, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट हीलियम प्लस आयन का दिया हुआ है एक्स, हीलियम प्लस आयन का दिया हुआ है एक्स, ठीक है, हीलियम प्लस आयन का दिया हुआ है एक्स मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, ध्यान सुनना, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो कैसे कैलकुलेट करते, ध्यान सुनिएगा, पहले सीखिए फिर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान सुनिएगा कैसे करते हैं कैलकुलेट। जिसको निकालना है, जिनको भैया लिखना हो लिख लो, जिसको भी निकालना है, किसको निकालना है सर, ये वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू आपको कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया है आपको, क्या दिया है आपको, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस दिया हुआ है, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखो, जिसको दिया है उसको नीचे लिखो, ध्यान देगा, वेलोसिटी ये निकालना है, इसको दिया है तो सर जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखो। एक बात बताओ, अभी जस्ट पढ़ा है कि वेलोसिटी जो होती है जेड बाई एन पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, जेड बाई एन पे, ध्यान सुना, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, जेड बाई एन पे। इसका जेड कितना है, इसका जेड कितना है सर, लिथियम का जेड कितना है, लिथियम का जेड क्या लेंगे, लिथियम प्लस टू का जेड डिवाइड बाई लिथियम हीलियम प्लस का जेड, सर इसको नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल्स कह रहा हूं, हीलियम प्लस डिवाइड बाई नंबर ऑर्बिट। सर एक बात बताना, लिथियम का जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का इतना होता है, हीलियम का ऑर्बिट कितना है 2 और एन कितना है सर, इसका एन कितना है 4। क्या मैं इसको देख रहा हूं, ऐसे कट होते हुए देख रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको यह दिख रहा है कि सर वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 is 3/4 times velocity of second orbit of helium plus। और बेटा इसी को क्या बोल दोगे, 3/4 इंटू एक्स बोल दोगे, क्या हमें ये वैल्यू आ गई, आंसर आ जाएगा। रेशियो उसके साथ उसका अगला एप्लीकेशन, पहले रेशियो निकालना सिखाया, अब रेशियो के साथ अगर दूसरे की वैल्यू निकालनी हो उसके रिस्पेक्ट में, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, इसकी वेलोसिटी x मीटर पर सेकेंड है, इसकी निकालो तो कोई बात नहीं 3x/4 आ जाएगा। कैसे निकाला, निकाल दे भाई, पहले रेशियो निकाला, पहले रेशियो निकाला, नंबर ऑफ ऑर्बिट आपको दिया हुआ है, सेकंड ऑर्बिट, इसका सेकंड ऑर्बिट, इसका कितना है फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 3, हीलियम का कितना होता है 2, कैंसिल आउट कर दो 3/4। सर वेलोसिटी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज 3/4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, निकल जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या सर, आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू क्या है मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, एक्स कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बोलूं, एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देगा वेलोसिटी ऑफ एक्स, भाई मुझे क्या पता एक्स की वैल्यू क्या है, मुझे बोल रहा है इसकी वैल्यू भी एक्स में बताओ, तो एक्स में बता दिया मैंने, मुझे क्या पता एक्स क्या है तो है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। तो देख लो, जैसे अब चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन आप करिए, ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। चलो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट करो अब।
कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बताओ सर, बेरिलियम +3 पे वैलिड है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 चले गए, ऑब्वियस है उसके लिए क्या वैलिड होगा, बोर्स मॉडल वैलिड होगा। तुम्हें किसका निकालना है, ये देखो, बेरिलियम का कौन सा, 5th ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3, 5th ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 डिवाइडेड बाय सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखो, बाकी लोगों को नीचे कर दो। इसको नीचे कर दिया, सर ये किस पे डिपेंड करेगा, सर इसके जेड ऑफ बेरिलियम पे डिवाइड बाय जेड ऑफ हाइड्रोजन पे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, नंबर ऑफ बेरिलियम पे। ये देख लो सर, जेड, सर बेरिलियम का जेड कितना होता है 4, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, हाइड्रोजन का एटम ऑर्बिट कितना है 2, और सर इसका कितना है सर 5, ये इसका कितना है सर बेरिलियम का कितना है 5। सर ये कितना आ गया 8/5 आ गया। क्या मैं इससे ऐसा लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ 5th ऑर्बिट ऑफ, ये देखो, velocity of 5th orbit of beryllium +2, velocity of 5th orbit of beryllium +3 is 8/5 times velocity of second orbit of hydrogen atom is equals to कितना हो जाएगा सर 8/5 टाइम्स कितना आ जाएगा v आ जाएगा, 8/5 टाइम्स v आ जाएगा, 8/5 टाइम्स v आ जाएगा। तो बस इसी को करना है बेटा, यही है बोर्स मॉडल। देख लो सर 8/5 टाइम्स v आ जाएगा, 8/5 टाइम्स v आ गया, आंसर निकाल देना, 8/5 टाइम्स v आ जाएगा, आंसर निकाल देना, हो जाएगा। ठीक है, डन, श्योर हो? तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, अब इसको वैल्यूज करते रहो। सर देखो, आपको मैंने एक सिंपल सा वेलोसिटी के ऊपर बातें बताई कि वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करा, सर ये वेलोसिटी में सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करी, सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करी, z/n करके निकाल दिया, सर ये ग्राफ बना दिए। अब आपको क्वेश्चन कितने टाइप के मिल सकते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्या सर, एक तो वैल्यू निकाल दो, एक रेशियो निकाल दो, और दूसरा रेशियो निकालने के बाद आपसे यह भी पूछ सकता है कि एक की वैल्यू दी हुई है, दूसरे की वैल्यू का क्या रिलेशन होता है, बना दीजिए, हो जाएगा। बोर्स मॉडल में पहली चीज हमने क्या निकाली, वेलोसिटी निकाली। बोर्स मॉडल में पहली चीज क्या निकाली हमने, वेलोसिटी निकाली। बोर्स मॉडल में पहली चीज क्या निकाली हमने, वेलोसिटी निकाली। पक्का? अब आते हैं रेडियस की बात करते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। बोर्स में पहले वेलोसिटी निकाल दिया, फिर क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। ठीक है, अब रेडियस कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनना, वेलोसिटी आ गया, रेडियस निकालते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, वेलोसिटी कितना आया, टू पाई कि ZE² अपॉन सर NH आया, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड रख दिया। इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, ये रख दी। हमारे पास वेलोसिटी का फाइनल ये आया NH। ये अब ध्यान सुनना, फिर से चले जाते हैं, याद करो हमसे क्या बोला गया, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। एक बात बताओ, यहां से रेडियस का फॉर्मूला तुमने क्या निकाला था, NH/2πmv रखा था। देखो याद करो, ये कौन सा था, ये बोर्स का पोस्टुलेट था क्या, ये कहां से आया था सर, ये कहां से आया था, बोर्स पोस्टुलेट से आया था क्या, ये कहां से आया था, बोर्स पोस्टुलेट से आया था क्या, ये किधर से आया था, बोर्स पोस्टुलेट से आया था। mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, याद आ रहा है, ये तो हमने कर लिया। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल भी कर लिया। अब रेडियस पे आते हैं कि रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, ध्यान सुनना। हाँ, रेडियस कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। रेडियस किस तरह से आएगा, तो रेडियस कैसे निकाले भाई, तो एक काम करते हैं ना भाई साहब, आपको क्या मिला है, एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो भैया वेलोसिटी की वैल्यू कितना पुट कर देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, सर वेलोसिटी की वैल्यू इतना पुट कर दें, और ये NH की वैल्यू उल्टा ऊपर चली जाएगी। ये देखना, सर रेडियस का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा। रेडियस को अगर हम ध्यान से देखें तो रेडियस देखोगे n², या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं h² अपॉन 4π² m k e²। वेरिएबल कौन है यहां पर, वेरिएबल है n और z। रेडियस का फॉर्मूला देख लो, ऐसा आ जाएगा,
ये क्या है, सारे के सारे कांस्टेंट है। फिर से सारे कांस्टेंट अलग कर लिया, फिर से सारे कांस्टेंट अलग कर दिया। बेटा ऑब्वियस है ना, आपको रेडियस का फॉर्मूला ही आया, आपने वेलोसिटी के फॉर्मूले को पुट कर दिया। देख लो ये ऊपर NH चला गया, N स्क्वायर H स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर हो गया सर, 4 पाई स्क्वायर हो गया, M आ गया, K Z E स्क्वायर आ गया, हो जाएगा। अब एक बात बताओ, फिर से सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दो, पुट ऑल कांस्ट वैल्यूज ऑफ ऑल कांस्टेंट वैल्यूज। अगर सारे कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करते हैं इन इक्वेशन, वी गेट क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देखना अपने पास, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को Rn बोलते हैं सर। ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा, या फिर 52.9 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पिकोमीटर मिल जाएगा। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट देख लो तुम्हारे सामने, ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। डेरिवेशन बेटा इंपॉर्टेंट, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा। H कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, E स्क्वायर कांस्टेंट है, सबकी वैल्यूज पुट कर दो, सारे कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर दो। बेटा पुट करोगे, आपके लिए बोर्स ने बोला क्या, कि बोर्स ने ये बोला कि भैया रेडियस निकालना है किसी ऑर्बिट का तो उसका फॉर्मूला इतना होता है 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर, n स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। ये सीधा सीधा फाइंड। अब आपको जिसको डेरिवेशन से बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है, बेटा तुम ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो, ज्यादा नहीं, घुटनों पे ज्यादा जोर मत देना बेटा, ज्यादा जोर दोगे हाँ चलना भी तो है उन्हीं घुटनों से, ठीक है। अब दिमाग लगाए तो लगा देना, खोजो किधर है, डिटेक्ट करो किधर किधर दर्द देने से जल्दी चलता है दिमाग अपना। हाँ लर्न पिकोमीटर क्या होता है बेटा, अब ये राज तो बीत गया। हाँ ये कैसे एक्सप्लेन कर पाए, अब तो एक्सप्लेन भी नहीं हो पाता जल्दी ना भाई। हाँ मेंटल पीस जरूरी है। ये देखो एंगस्ट्रॉम जो होता है 10 की पावर -10 मीटर, या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर, इसको बेटा पिकोमीटर बोलते हैं। कोई बात नहीं भाई, पैसा दिया तुमने, पूरा तमाशा देखना, पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यार, हम लोग हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, यही होगा। क्या होगा, आ जाएगा। हाँ बोला दिमाग का नस फट गया, तो बेटा फिर तो अभी यार नस फट गया तो फिर तो यार तू क्यों पढ़ रहा है यार, सच बता रहा हूं, डॉक्टर बनने आया है, डॉक्टर के पास जाने नहीं आया है, ठीक है। डेरिवेशन बेटा स्कूल में अगर आता है तो यही डेरिवेशन है, कर देना। स्कूल में डेरिवेशन कैसे की जाती है, वहां लिखा जाता है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे लिखा। स्कूल में डेरिवेशन करनी है तो कैसे करेंगे डेरिवेशन, स्कूल में डेरिवेशन अगर करनी है तो हम कैसे करते हैं डेरिवेशन, स्कूल में डेरिवेशन करते हैं हम ऐसे कि भैया इसी ये इक्वेशन 1 लिख दिया, कंसीडर इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से रेडियस उठाया सर, फ्रॉम इक्वेशन 1 आर रेडियस इज इक्वल्स टू दिस, फ्रॉम इक्वेशन 2 रेडियस इज इक्वल्स टू दिस, इक्वलाइजिंग रेडियस फ्रॉम ऑल द। ऐसे स्कूल में डेरिवेशन का मतलब ये होता है इंग्लिश में लिखो, अच्छे से लिखो। स्कूल में डेरिवेशन का मतलब क्या है, इंग्लिश में लिखो, अच्छे से लिखना है कि हाँ भाई रेडियस को ये किया, फिर ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज पुट कर दी। जो अभी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहे थे बेटा, देखो सारे कांस्टेंट की वैल्यूज थोड़ी देर पहले ही बताई थी। यहां से वेलोसिटी आ गया, ये ग्राफ आ गया सर। अब सिमिलरली रेडियस का भी ग्राफ बना सकते हैं, रेडियस का भी ग्राफ बना सकते हैं। रेडियस का ग्राफ किसके साथ बन सकता है, चलो बताओ कितने लोगों का रेडियस जो है, अगर रेडियस का ग्राफ जेड के साथ बनाएंगे कैसा ग्राफ बनेगा, रेडियस का जेड के साथ ग्राफ बनाएंगे कैसा ग्राफ बनेगा, रेडियस का जेड के साथ ग्राफ बनाएंगे कैसा ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। रेडियस का जेड के साथ कैसा ग्राफ बनेगा सर, रेडियस का जेड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनल वाला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। रेडियस का अगर मैं बोल दूं रेडियस का एन स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाएंगे, अगर एन स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाते हैं, रेडियस का एन स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाएंगे तो सर कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा।
रेडियस का एन स्क्वायर के साथ। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर को अगर एक्स एक्सिस पे ले लोगे, ये वाई एक्सिस पे, तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पक्का? ये सब ग्राफ याद आ रहा है? प्ले विथ ग्राफ्स। अब वो सर, अब वो याद ना आए तो अलग कहानी है, अदरवाइज तो भैया कोई दिक्कत नहीं यार, देख लो यार। सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बनता है? बिकॉज ये इनवर्स में चल रहा है। रेडियस की वैल्यू जो आ रही है, रेडियस की जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है? सर रेडियस देखोगे तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर, यहां पर n स्क्वायर बाई जेड आ रहा है। सर यहां पर देखोगे, या फिर हम बोल दे 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम आ रहा है, या फिर 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर आ रहा है। ये मेरा रेडियस है। यहां से मुझे दिख रहा है कि सर रेडियस जो होगा, ये रेडियस जो होगा किस पे डिपेंड कर रहा है? सर ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर पे, स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर के। हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? अब ये ग्राफ कैसे बनता है ये तुम, अब तुम्हारे मैथ्स के ऊपर छोड़ता हूं। इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? अगर रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट का ग्राफ बनाए, रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट का ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा? कैसा ग्राफ बनेगा? रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा बनेगा बताओ? पैराबोला बनेगा। और पैराबोला कैसा? सर अगर इसको वाई एक्सिस, ये देख लो सर, ये क्या है? सर ये वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे है, रेडियस एन स्क्वायर पे बना हुआ है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर पे। किधर की तरफ पैराबोला बनेगा? मैं पैराबोलिक नेचर किधर? सर ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा? या फिर उल्टा बनेगा? कैसा बनेगा बता सकते हो? किधर की तरफ बनेगा? सर किधर की तरफ बनेगा? पैराबोला याद है? हाफ पैराबोला किधर बनेगा? कैसा बनेगा? सर ऐसा ग्राफ बनेगा कि कैसा बनेगा? मतलब सॉरी, मतलब वही जो भी है, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? पक्का पता चल रहा है कि सर ग्राफ क्या होता है? हाँ श्योर हो ना? किधर की तरफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अब ये कैसा होता है पैराबोला? अब छोड़ दो, पैराबोला क्या होता है भाई, मैं छोड़ देता हूं, फिल इन दी ब्लैंक्स छोड़ देता हूं। भाई कुछ बोल रहा है? हाँ पैराबोला ऐसा बनता है भाई, ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ही अपवर्ड बन जाएगा, ठीक है पक्का। तो रेडियस इस पे डिपेंड करता है। अब सर इस पे फिर से क्वेश्चन, ये देखिएगा। अच्छा चल, एक आप क्वेश्चन से पहले एक बात बता, चलो एक बात बताना, रेडियस का रेशियो लेने चलूं, अगर रेडियस का रेशियो लेने चलूं तो रेडियस का रेशियो बेटा क्या लिखूंगा? ये देखिएगा, रेडियस का रेशियो n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर। और एटॉमिक नंबर के अपोजिट चलेगा क्या? एटॉमिक नंबर के अपोजिट चलेगा क्या? सर ये बात लिख सकता हूं, रेडियस का रेशियो बेटा ऐसा लिख सकता हूं कि रेडियस का रेशियो अपने नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्क्वायर के डायरेक्टली और एटॉमिक नंबर के अपोजिट। सर रेडियस अगर मैं फिर से वही लिख दूं कि सर Z1 इज इक्वल्स टू Z2 हो जाए, मतलब एटम सेम हो गया। अगर आपका एटम सेम हो गया तो सर वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी सॉरी रेडियस, रेडियस R1 बाई R2 ये किसके बराबर होगा? N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। या फिर इसी को N1 बाई N2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि सर अगर V1 हाँ N1 इज इक्वल्स टू N2 हो गया, अगर N1 इज इक्वल्स टू N2 हो गया, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो गया? सर सेम हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो गया। तो सर अब ये फॉर्मूला तुम्हें रटना है रट लो, या फिर अपने पास जैसे Z2 बाई Z1 ये देख लो।
अब ये सब तुम इसके साथ गेम खेल सकते हो, तुम्हें पता चल गया कि यार ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है सर, रेडियस का फॉर्मूला सर नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, सर इस तरह से Z2/Z1 इक्वल हो गया, काट दो, ये दोनों के प्रोपोर्शनल हो गया। सर ये अगर N1 N2 इक्वल है तो Z2/Z1 के इनवर्स में चलता है, पक्का। इसके क्वेश्चन भी भैया वैसे जैसे वेलोसिटी के क्वेश्चन है वैसे ही इसके क्वेश्चंस होंगे, जैसे वेलोसिटी के क्वेश्चन हुए वैसे ही इसके क्वेश्चंस होंगे। बस डिफरेंस क्या है, अब आप खुद से ये फॉर्मूला आपने लिख लिया है, अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं फटाफट। अब आप वेलोसिटी के क्वेश्चंस कर चुके तो अब आपको पता है रेशियो किस तरह से लेते। चलिए आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए, पहले आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए। क्या हो गया सर, क्वेश्चन करके दिखाइए, ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाइए। Calculate the radius of third orbit of हीलियम प्लस आयन। सर हीलियम प्लस आयन के थर्ड ऑर्बिट का वैल्यू निकाल के बताइए। सर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, इसको लिखने का स्टाइल क्या होगा? मैंने लिखने का तरीका बार बार बोल रहा हूं क्योंकि भैया कल से यही सब चीज यूज होगी। सर इतना लंबा ना लिख के हम ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस लिख सकते हैं। कैसे? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस R3 हीलियम प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे होगा, किसके बराबर होगा? 0. अगर 529 n स्क्वायर बाई जेड की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर बाई जेड कितना होगा बेटा? यहां पर ये n स्क्वायर बाई जेड कितना हो जाएगा? अगर हम ना n की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई जेड की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 0.529 इंटू 9/2 होगा। ये किस में? एंगस्ट्रॉम में। 9/2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 9/2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, यही होगा। अरे 9/2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा तो ये निकाल देना सर, ये आ जाएगा। रेडियस निकालना सर, लिखने का तरीका ऐसे लिख दो। चलो अब एक क्वेश्चन और। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। रेडियस का रेशियो निकालना है, रेडियस रेशियो निकालना है। किसका किसका ये देख लो, किसका किसका ये देख लो। रेडियस रेशियो निकालना है, किसका किसका ये देख लो। रेडियस रेशियो कैसे कैसे निकालते हैं? रेडियस रेशियो कैसे कैसे निकालते हैं? कैसे निकालेंगे सर? किसका निकालना है सर? देख लो, जैसे वेलोसिटी में किया वैसे ही काम। सर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब मैं पूरा कैलकुलेट करना चाहता हूं, पूरा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर रेडियस जो होगा, अगर आपको लगता है तो ऐसे लिख लिया करो, रेडियस जो होगा n के स्क्वायर के ऊपर, मतलब सर ये देखो n हाइड्रोजन के स्क्वायर के ऊपर डिवाइड बाई n लिथियम +2 के स्क्वायर के ऊपर इंटू सर जेड किसका? लिथियम का डिवाइड बाई जेड किसका? हाइड्रोजन का। वैल्यूज पुट कर दो। इसका ऑर्बिट कितना है? 2 का स्क्वायर। इसका ऑर्बिट कितना है? 3 का स्क्वायर। इसका सर जेड कितना है? सर 3। इसका एच कितना है? 1। सर ये कितना आ गया सर? 4/3 आ जाएगा। क्या कितना रेशियो आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। सर 4/3 निकाल दो, सर 4/3 निकाल दो। सर ये 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे कितना आ गया? 3 आ गया। आंसर निकाल दे, रेडियस रेशियो आ गया 4/3। तो ऐसे क्वेश्चंस आए इनको लपेट लो, ऐसे क्वेश्चंस आए तो इनको करने का यही तरीका है, इसी को कर लो, इसके हिसाब से यही कर लो। तो भैया ये देख ले, हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, कहानी खत्म। आज की रेडियस और वेलोसिटी की कहानी खत्म हो जाएगी। इफ रेडियस ऑफ, ये देखिएगा, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज x पिकोमीटर, what will be the radius of, जिसको निकालना है उसको कहां लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ
बेरिलियम +3 आयन। सर बेरिलियम +3 आयन के 4th ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? अगर इसका x पिकोमीटर है तो दूसरे का कितना होगा? सर दूसरे का कितना होगा? बस लास्ट क्वेश्चन बेटा, खत्म करो, लास्ट क्वेश्चन। देख भाई, जिसको नहीं पढ़ना उसको हम पढ़ा भी नहीं पाएंगे, तो जिनको भी बुरा लगता है बातों का, हमें भी तो बुरा लग सकता है ना यार, हम भी तो इंसान ही हैं। हम क्या, हमारी क्या गलती? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम घर पे बैठोगे तो पढ़ के आओगे। अब तुम क्लास में आके कॉपी खोल रहे हो कि अच्छा है यार ये पिछले, हाँ यार पढ़ाया तो था। तो बेटा ऐसे तो फिर क्या ही लॉजिक बनता है? तुम किसी से ही पढ़ लो फिर तो, ठीक है। ये कष्ट, ये अब जैसे आज की क्लास है, अब आज की क्लास में जो जाएगा उसको कल की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब जो कल आ जाए सीधा, बिना देखे, बिना प्रैक्टिस किए, बिना लिखे, सर कैसे निकल पाएगा? फिर तो वो बेटा परेशान ही रहेगा, वो फिर मुझे ही गालियां दे के जाएगा कि हाँ सर आप ही हैं बस विलेन, हम ही हैं। हाँ हम तो सर 10th तक तो सर बहुत टैलेंटेड थे, बस यहां आके गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। सर नंबर ऑफ बेरिलियम का ऑर्बिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हीलियम का ऑर्बिट का स्क्वायर इनटू, सर यहां पर जेड ऑफ हीलियम डिवाइड बाय जेड ऑफ बेरिलियम, ऐसे लिख देंगे। सर नंबर ऑफ हीलियम, सर ये कितना हो गया? सर बेरिलियम का कितना है? 4 का स्क्वायर। सर ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया? सर हीलियम का कितना होता है? 2, और ये कितना हो गया? सर 4। यही है, जेड बेरिलियम का 4 हो गया। सर 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, सर इसकी वैल्यू 2/1 आ गई। रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 कितना आ जाएगा? सर 2 टाइम्स रेडियस ऑफ 2nd ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आ जाएगा। और इसको क्या बोल दूंगा? 2 टाइम्स क्या लिख दूंगा? x लिख दूंगा। आंसर कितना आ गया? 2x पिकोमीटर आ गया। कितना आ जाएगा? 2x पिकोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2x पिकोमीटर आ जाएगा। पक्का? तो बस इतनी ही कहानी है। उम्मीद करते हैं भाई साहब पढ़ के आइएगा, उम्मीद ही कर सकते हैं, अब क्या ही बोले। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए थोड़ा सा। हाँ कोशिश करिएगा आज की क्लास में जो सीखा है उसका एक काम होता है बेटा, उसको रिवाइज करना होता है, तब जाके कल की क्लास आसान बनती है। अब आप ऐसे आएंगे तो थोड़ा सा ऑब्वियस है, वही बात है, फिर पैसे दिए तो वो वसूल के जाएंगे। हाँ लेकिन रियलिटी यही है, अगर आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आता है, बेसिक मैथ्स उठाइए, ग्राफ पढ़िए, वहां पर देखिए इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोलिक का ग्राफ कैसा बनता है, ये सब चीजें चेक कीजिए। कल हम लोग बोर्स मॉडल की एनर्जी और रेडियस हो चुका है, वेलोसिटी हो चुकी है, कल इसका एप्लीकेशन करेंगे और एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय करो।